ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है चैप्टर 3 क्लास 11 मैथमेटिक्स का, जो आज के लेक्चर में हम पूरा करेंगे। वन शॉट सीरीज़ है एज़ पर दी रीसेंट एनसीईआरटी सिलेबस। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उस केस में आप डाउनलोड कीजिएगा श्रेनिक जैन स्टडी सिम्प्लीफाइड ऐप की लिंक्स मैंने कॉमेंट सेक्शन में दे रखी है। डाउनलोड करने के बाद आपको विजिट करना है क्लास 11 मैथमेटिक्स कोर्स। उसके बाद जाना है कॉन्टेंट सेक्शन में और सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इन टोटल 14 चैप्टर्स है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स, नोट्स, डाउट आ गया तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एंजॉय दी वन शॉट सीरीज। वेलकम टू चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं एज पर एनसीईआरटी। 3.1 है इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है और ये ट्रिग्नोमेट्री हमने कहाँ पर रियल लाइफ में इस्तेमाल किया है। देखो, इनडायरेक्टली आपने इस्तेमाल किया है, पर मैं मैथ्स के माध्यम से बताऊंगा कि एक्चुअली आपने कहाँ पर किया। फिर 3.2 पर जाएंगे, जो है एंगल्स का मतलब क्या है, कैसे मेजर करते हैं, उसके एप्लीकेशंस, और फिर उस पर ढेरों सम्स करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3.3, 3.4 उसी का एडवांसमेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इसके फॉर्मूलाज है लंबे चौड़े, बड़ी लिस्ट, आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी और ये एक कोर है फॉर द फ्यूचर। जिसने ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ा, उसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वीक, उसका जो भी आप चैप्टर उठा लो सारा का सारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक 3.1 इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से जुड़ करके बना है। ग्रीक में ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ये मेट्रॉन वो मोदी जी वाला मित्रों नहीं है, ठीक है। मेट्रॉन इज अ ग्रीक वर्ड जो कहा जाता है मेजर इन इंग्लिश। अब अगर आप इसको कनेक्ट करो, मेजर, ट्राइंगल, तो बेसिकली मेजरिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ईजी। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब ये भाई साहब को यहाँ पर बिल्डिंग पेंट करनी है। जब बिल्डिंग पेंट करनी है, अब ऊपर वाला हिस्सा पेंट करना है, तो सीढ़ी को किस एंगल में रखना पड़ेगा, वो जो किस एंगल में रखना है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बिल्डिंग, ज़मीन 90 डिग्री टू ईच अदर। अब ये जो लैडर है किस एंगल में रखना है, ये जो मैथ्स वो लगा रहा है वो इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर इस प्रकार से लगाए तो ऊपर वाला हिस्सा होगा, थोड़ा और उसको खिसका दे नीचे तो मिडल वाले हिस्से पर वो पेंट कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली जब आपने, अब घसरघुंडी हिंदी में कहते हैं, है ना, अगर आपने ये गेम खेला है बचपन में तो फिर आपको पता होगा कि ये है ना 90 डिग्री वाला नहीं होता। हाँ, अगर आप वाटर किंगडम जाते हो तो फिर आपको वो 90 डिग्री मिलता है फॉर फन, बट गार्डन में 90 डिग्री वाला नहीं मिलता है। गार्डन में इस एक 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, ताकि कोई बच्चा अगर ऊपर से नीचे जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर उसको ज़मीन पर आते आते लग ना जाए, उसको मज़े भी आए कि स्पीड भी बढ़ी, है ना, और जब वो नीचे आ जाए तो उसको लगे भी ना। तो अब बताना कि किस एंगल पर रखा जाए, तो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। सिमिलरली अगर आपको नारियल तोड़ना है, आप हो ज़मीन पर, पेड़ है परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड, है ना, नारियल ऊपर कहीं टंगा हुआ है, यहाँ से आपको पत्थर मार करके नारियल फोड़ना है, तो वो जो अगेन कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो, किस एंगल से मैं मारूँ, वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन हमने देखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स को समझते हैं। तो चलिए अब एंगल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड इज कॉल्ड एंगल। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। मान लो ओ ए मेरी इनिशियल साइड है और ओ बी मेरी फाइनल साइड है। मुझे इनिशियल साइड से फाइनल साइड जाना है तो रोटेट करके ही जाना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। अब रोटेट करने के दो पॉसिबिलिटी है। एक है कि मैं इस प्रकार से जाऊं रोटेशन में, या फिर एक है मैं इस प्रकार से घूम के चला जाऊं ओ बी तक। तो ये जो आप दो डायरेक्शन देख पा रहे हो, एक डायरेक्शन इस प्रकार वाला, ये तो क्लॉक के डायरेक्शन से चल रही है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक है जो उल्टा जा रहा है, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप ओ ए से ओ बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस केस में एंगल को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ये नोटेशन का रूल है।
क्या रूल है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड यानी एंगल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया जाएगा। और सर जी नेगेटिव एंगल कब कंसिडर किया जाता है? जब आप क्लॉकवाइज में जाते हो। देखो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में ओ ए मेरा यहाँ पर, ओ बी मेरा यहाँ पर, तो ओ ए से ओ बी अगर मैं इस प्रकार से रोटेट करूँ तो क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि एंगल जो है वो बेसिकली मेजर ऑफ रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड या फाइनल साइड कह लो। और दूसरा, रोटेशन करने के दो तरीके हैं, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो थीटा नेगेटिव, ठीक है, थीटा यानी एंगल नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल है पॉजिटिव। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो आप कह रहे हो एंगल, इसका कुछ यूनिट भी तो होगा सर जी। यस, इसका यूनिट दो प्रकार के, एक है डिग्री में हम मेजर करते हैं, दूसरा है रेडियन में मेजर करते हैं। और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो तो अक्सर कुछ ना मेंशन किया हो ना तो रेडियन बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कुछ भी ना मेंशन किया हो, जस्ट एक एंगल दिया हो तो रेडियन में बाय डिफॉल्ट आपको आंसर रखना है। ठीक है, चलो अब डिग्री और रेडियन में फ़र्क क्या है वो समझते हैं। डिग्री आपने वो वाली डिग्री नहीं कि आपको कॉलेज के बाद एक डिग्री मिलती है, वो वाली नहीं, आपने स्कूल डेज में किया होगा कि सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है ना। आपने रेडियन भी देखा होगा, तो ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पहले भी देखा है। तो वही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने ये स्लाइड लिया है ताकि मैं आपको डिफरेंट डिग्रीज बता सकूँ। देखो, तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ओ ए मेरा इनिशियल साइड, ओ बी मेरा फाइनल साइड। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इनिशियल साइड फाइनल साइड कोइंसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर तो एंगल बना ही नहीं, यानी थीटा 0 डिग्री। ये ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इनिशियल साइड ओ ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कितना घुमाइए, 360 डिग्री घुमाइए, और अगर आप ऐसा करोगे तो ओ बी पर लैंड हो जाओगे। तो देखो सर जी आपका एंगल हो गया 360 डिग्री, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है इसलिए पॉजिटिव 360 डिग्री। यस, ये भी करेक्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर एक बार क्यों घुमाया, एक और बार सर्कल ट्रैवल करो, 360 प्लस 360, वो भी ठीक है। तो कुछ कहेंगे 360 प्लस 360 प्लस 360, वो भी सही है। तो ऐसे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो ये एक मैं आपको आइडिया देना चाहता था। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखो, ओ ए मेरा यहाँ पर, ओ बी मेरा वहाँ पर, तो 180 डिग्री अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर क्लॉकवाइज करोगे तब भी तो पहुँच जाओगे ना। हाँ, उस केस में -180 डिग्री कहना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव एंगल, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ट्रैवल कर चुका है और यहाँ पर पहुँच रहा है, सो 270 डिग्री। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन एक पूरा सर्कल ट्रैवल करने के बाद और एंगल उसने ट्रैवल किया है, सो 360 प्लस उसने एंगल ट्रैवल किया, इसलिए आप 360 से ज़्यादा देख पा रहे हो, 420 डिग्री। और ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओ ए से ओ बी वो क्लॉकवाइज गया है, इसलिए -30 डिग्री। और फिर आप लास्ट वाला देख ही सकते हो। सर डिग्री में क्या होता है मालूम है, नंबर लिखने के बाद जो भी आपका एंगल का वैल्यू होगा वो नंबर लिखने के बाद ऊपर है ना ऐसे एक बिंदु लगाया जाता है, और वही रिप्रेजेंट करता है कि आपने एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट किया है। इजी। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर सकते हैं। क्या सर जी डिग्री हमेशा एक होल नंबर होगा? क्या वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता? क्या वो डेसिमल में नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या हम ऐसे कहते फिर अगर डेसिमल में हो जाए तो 35.5 डिग्री, कुछ ऐसे लिख देते हैं, है ना, कुछ ऐसे लिख देते हैं, पर ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में आंसर आए तो आपको डिग्री के जो छोटे छोटे यूनिट्स है उससे प्ले करना है। जैसे आपने मिनट फिर सेकेंड्स ऐसे कहा था ना कि आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ऐसे आपने यूनिट्स को स्मॉलर वैल्यूज़ में ब्रेक डाउन किया था। वैसे ही डिग्री में भी सबसे बड़ा डिग्री है, फिर उससे छोटा मिनट है, उससे छोटा सेकेंड है। यानी एक मिनट होता है 1/60 ऑफ 1 डिग्री। रिप्रेजेंटेशन में सिंबल हम यूज़ करते हैं 1 डैश, यानी ये क्या है 1 मिनट, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1/60 ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, या 1/60 डिग्री भी कह सकते हो। सिमिलरली अगर आपको उससे भी और छोटी वैल्यू पर नोटेशन लगानी है तो सेकेंड्स है ना, जिसका सिंबलिक वर्जन है 1 डबल डैश, और इसकी वैल्यू है 1/60 ऑफ 1 मिनट।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब इसका यूज़ होगा, तब मैं आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा। बट फिलहाल आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड जैसे समय में होता है वैसे डिग्री में भी सबसे बड़ा डिग्री, उससे छोटा मिनट, उससे छोटा सेकेंड। इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रेडियन को समझते हैं। सेकेंड मेजर जो हमारा है वो है रेडियन। एंगल को हम रेडियन में भी देखते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि मेरे पास एक सर्कल है, अ सर्कल विथ रेडियस r, an arc length subtends an angle theta at center, then theta जो हमारा मेजर ऑफ रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड, तो अब वो इस केस में होगा L/r। बस इतनी सी बात है। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर में समझाऊँ तो और मज़ा आएगा आपको। ध्यान से देखना, सर्कल के अंदर आपको पता है 360 डिग्री होता है, बट वही अगर रेडियन में बात करें तो कितना होगा, तो ध्यान से देखना। मैंने लिया है एक सर्कल जिसके पास एक रेडियस है, मान लेते हैं रेडियस है r, और फिर हमारे पास है आर्क लेंथ। अब क्योंकि मैं पूरे सर्कल की कहानी जानना चाहता हूँ, तो सर्कल की कहानी जानने के लिए तो आर्क लेंथ तो पूरा का पूरा ही होगा, सर्कमफरेंस है ना, यही तो मेरा पूरा का पूरा आर्क लेंथ होगा। हाँ, अगर आप छोटा सा अगर ये इतना ही जानना चाहते तो फिर ये हो जाता आपका एल, है ना, फिर जो एंगल होता वो ये वाला एंगल होता। पर क्योंकि मैं पूरा सर्कल का ही जानना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने पूरा सर्कमफ्रेंस ही शेड कर दिया है कि ये मेरा एल है। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से बताना क्या होगा, थीटा की वैल्यू। सर थीटा वो है L/r। एल आपने सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस लिया है, मेंसुरेशन हमको आता है, ये है 2πr डिवाइड बाई r, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में r है, तो ये r कट जाएंगे, बच जाएगा 2π। सो क्या यहाँ पर जाना आपने कि सर्कल के पास 360 डिग्री होता है, पर अगर रेडियन में हम बात करें तो वो 2π है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दैट कंपैरिजन बेसिस पर हम ये कह सकते हैं दैट 2π इज इक्वेलेंट टू 360 डिग्री, देयरफॉर पाई इज इक्वेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन में है, रेडियन का नोटेशन ऐसे ऊपर में c लगाया जाता है, सो ये रेडियन है, और अगर ऊपर में डॉट लगाया जाए या ऐसे बिंदु कर दे तो वो डिग्री है। तो ये एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए दैट 2π इज 360 डिग्री एंड पाई इज 180 डिग्री। इसका इस्तेमाल हम कई बार करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन को और बारीकी से समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में अब तक हमने क्या देखा, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा पाई रेडियन एंड दैट इज इक्वल टू नाउ 360/2 यानी 180 डिग्री। अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज, तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, देखो ये इक्वेशन जो है ना सेकेंड वाला, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 रेडियन, राइट हैंड साइड हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। देखो आंसर आ गया। तो शायद आप भूल चुके हो कि मैंने कुछ मिनटों पहले आपसे कहा था कि डिग्री जो है होल नंबर में अच्छी लगती है, पर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ। तो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या किया जाए सर जी? सर आपने कहा था कि डिग्री होल नंबर अच्छा लगता है, फ्रैक्शन के लिए फिर आपको मिनट और सेकेंड्स की मदद लेनी पड़ती है। हाँ, तो अब उस टर्म्स में मेरे को आंसर बताना। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर देखो 180 बाई पाई है ना, तो 180 और यहाँ पर पाई को 22/7 अप्रॉक्स किया जाता है, तो 7 न्यूमरेटर में चला गया, डिवाइड बाय आप करोगे 22, और देखो सर जी 57.272727 डिग्री हम कह देंगे। वो एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हुआ। आई नीड आंसर इन डिग्री मिनट सेकेंड। उस टर्म्स में कैसे होगा? अच्छा सर जी वो कैसे करना है? तो आप देखिएगा, वो आंसर निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम किस चीज़ के तलाश में है कि 1 रेडियन इज हाउ मैनी डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है जी, इसके तलाश में हम, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान से देखना कि प्रीवियस इससे हम ये तो जान गए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई।
जिसको हम ऐसे कह सकते हैं 180 इंटू 7 न्यूमरेटर में, 22 नीचे, क्योंकि पाई हमारा 22/7 होता है और ये हमारा डिग्री। सो बेसिकली ये कितना बन रहा है 180 इंटू 7, अगर मैं 2 से काट दूँ तो ये 11 है और ये 90 है। सो 90 इंटू 7 इज़ 630, डिनोमिनेटर में है 11 और ये मेरा डिग्री। और ऑब्वियसली बात है अगर अब मैं कैलकुलेटर में पुट करूँ तो फ्रैक्शन आएगा, जो मुझे चाहिए नहीं, मुझे होल नंबर्स की चीज़ें चाहिए। अब कैसे क्या किया जाए, तो देखो इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 630 को अगर मैं 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, सो 11 5 ज़ार 55, फिर आप कहोगे 6 7 8 9 10 11 12 13, 8, तो यहाँ पर 8 और ये 0 नीचे आ जाएगा। 80 अगेन पूरा नहीं कट रहा है तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे, सो ये 77 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हो अब मैं इस फ्रैक्शन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से। 57 ये जो हमारा क्वोशंट है सबसे पहले उसको लिखा जाए, फिर इसके साथ जोड़ना है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कौन होगा, न्यूमरेटर में होगा हमारा रिमाइंडर 3 और डिनोमिनेटर में होगा हमारा डिवाइज़र जो है 11। आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो ये सही है या गलत। देखो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया था, ये रहा क्वोशंट, ये रहा रिमाइंडर और ये रहा डिवाइज़र। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो आप कहोगे कि 57 3/11 इज़, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 57 इंटू 11, फिर प्लस ये न्यूमरेटर जो है 3 डिवाइड बाई 11। चेक करना, ओवरऑल आंसर आपका 630/11 आता है। ठीक है जी, अगर ये बात क्लियर है तो देखो अगर हम इसको स्प्लिट भी करें ना, अगर इसको स्प्लिट करें तो ये 57 प्लस 3/11 होता है ना। तो आगे जा करके हम उसको वैसे ही लिखने वाले हैं, कैसे, स्प्लिट करके 57 प्लस 3/11। अगर हम ऐसा करेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने कहा था कि पहला वाला मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप और फिर आगे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर सकते हो और फिर आप इसको स्प्लिट कर सकते हो एज 57 प्लस 3/11 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारा डिग्री में था। तो देखो होल नंबर का कहानी तो सॉर्ट हो गया कि 57 डिग्री होना चाहिए। अब मिनट और सेकंड की बारी है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि हमारे पास 57 डिग्री है और फिर ये है 3/11। अब ये जो 3/11 डिग्री है ना, इसको कैसे हम फर्दर कट डाउन करें, तो देखो अब इसका कोई आप मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अब न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो अब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका बन नहीं सकता। तो अब क्या करें सर जी, अब आपको मदद लेनी है, छोटे यूनिट्स की मदद लेनी है। 1 मिनट कितना होता है, 1/60 ऑफ 1 डिग्री, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 डैश इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो अगर मैं इसको अब रीअरेंज करूँ तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रीअरेंज करने पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हाँ सर जी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, कुछ नहीं 60 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये कट गया, 1 डिग्री राइट हैंड साइड में बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में 60 मिनट हो गया, इजी। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश। अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ वो क्या कि 1 डिग्री इज 60 डैश, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 11 डैश। देख पा रहे हो आप, इसको मैंने कैसे लिखा, 3/11 इंटू 1 डिग्री और वो 1 डिग्री को हटा दिया और 60 डैश रख दिया, तो ओवरऑल अब हो गया 3 इंटू 60/11 डैश। ईजी, अगर ईजी तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 180/11। सर जी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, 180/11 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, एक और बार करके बता देता हूँ, 1 ज़ा 11 कितना आ गया, 70 ज़ा 7 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, 66 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 57 डिग्री प्लस हमारे पास ये 11 16 और 4 है, तो क्वोशंट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र हमारा नीचे। तो आप देख सकते हो दैट 180/11 को मैंने इस प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आंसर की तलाश में थे और आंसर की तलाश में अब तक हम 57 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। 57 डिग्री के बाद अब इसको हम, ये पूरा का पूरा डैश है, राइट, पूरा का पूरा डैश है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 4/11 दी होल डैश
है ना। अगर ऐसी बात है तो ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 डैश प्लस 4/11 डैश। अब देखो सर जी, न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, अब मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, अब मिनट से भी छोटे वाले यूनिट पर जाना है जो है सेकेंड। अब अगर सेकेंड पर जाना है, वापस से आप यहाँ पर आना और यहाँ पर कहना कि अब 1 डबल डैश हमारा सेकेंड जो है वो है 1/60 मिनट। अब दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते सर जी। अगर कह सकते हैं तो अब जाइए इस कॉन्सेप्ट को ले करके यहाँ पर और कहिए दैट 57 डिग्री तो शॉर्ट हो गया हमारा, 16 मिनट भी शॉर्ट हो गया, सेकंड्स की तलाश में है। सेकंड्स की तलाश में है तो अब इसको हम कहेंगे 4/11 इंटू 1 डैश, और 1 डैश कितना होता है सर? 1 डैश हमारा होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर 4 इंटू 60/11 यानी ये कितना हो जाएगा? ये 240/11 हो जाएगा। 240/11 कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली आपको चेक करना है। अगेन ये पॉइंट में तो आएगा, ठीक है, तो अब पॉइंट में आएगा तो इससे नीचे वाली नंबर हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर ही अब आपको अप्रॉक्स करना है। तो अगर हम सीधा कैलकुलेटर में भी पुट करें ना अब यहाँ पर कि 60 इंटू 4 240 डिवाइड बाई 11 तो 21.8 के आसपास आ रहा है। तो 21.81 हम अगर इसको अप्रॉक्स कर ले 21 के अराउंड तो हम कहेंगे कि हमारे सेकंड्स के अंदर अब 21 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 21 सेकंड्स। तो फाइनली आप कह सकते हो कि हमारा 1 रेडियन जो है वो कितना आया? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। अब अगर सेकेंड्स हटाना है तो मिनट तक भी रख सकते हो और ऐसे अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगा सकते हो। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर बता दिए। अगेन 21 पॉइंट समथिंग है, तो अगेन मैं यहाँ पर ये इतना भी एग्जैक्ट नहीं है बट 99.99% एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। तो इजी था कैलकुलेशन। 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकंड्स। तो सबसे पहले हमने पाई को 22/7 कहा, इस फॉर्म में लेकर आ गए। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाया जा सकता है। कैसे लाते हैं? डिवाइड करो, क्वेश्चन लिखो, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। ठीक है, फिर स्प्लिट करो 57 + 3/11 ताकि होल नंबर अलग हो जाए, और फ्रैक्शन का अगेन इसका सब में जाना है तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट था, उसका इस्तेमाल किया। अगेन न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर स्प्लिट किया, फिर अगेन हमको एक ऐसा फ्रैक्शन मिला जिसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, इसलिए उसके भी सब यूनिट में गए जो था सेकेंड्स, और बस फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 रेडियन इज दिस मच। अब अगर हम रेडियन की बात करें कि 1 रेडियन इज दिस मच, समझ में आ गया सर जी। अगर उल्टा देखें तो कि हमारे पास 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री है, अब दोनों साइड 360 से डिवाइड करवा दो, तो राइट हैंड साइड मेरा 360 डिग्री बाई 360 तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड मेरा 2 पाई बाई 360। अब मेरे को बताओ कि 1 डिग्री कितना होगा? क्या इसमें भी इतना लंबा कैलकुलेशन है? तो रेडियन में है ना, फ्रैक्शन में आंसर लिखा जा सकता है, वो मिनट और सेकंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है कि रेडियन के अंदर डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में छोड़ सकते हैं, बट डिग्री के अंदर इस प्रकार से हमको मिनट और सेकंड में जाना होता है। तो यहाँ पर अब ये कैलकुलेशन ईजी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाई 360 यानी 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 360 और उसको डिवाइड बाई कर लो 7, तो 0.0174 के आसपास आपका आंसर आता है। तो यही आपका रिस्पेक्टिव रेडियन का आंसर हो गया। इजी, और ये आपको रिलेशनशिप बाय करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री और रेडियन में जो इक्वेलेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ किया जाता है वो कॉमन डिग्री एंड रेडियन को देख लेते हैं। जैसे 30 डिग्री होता है π/6। अगर आपको मेंटल मैथ्स करना है तो पाई 180 होता है, 180/6 कितना आ गया? 30 डिग्री सिंपली। तो यहाँ पर 45 डिग्री कितना होता है? π/4, 60 डिग्री π/3, ये सब बाहर करना है। 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री तो पता ही है वो पाई है, 360 डिग्री पता ही है 2 पाई है, 270 डिग्री कितना होता है? 3π/2। और ये सब कहाँ से आया है? ये आपका जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये वाला 0 डिग्री
और 0 रेडियन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 30 डिग्री बना रहे हो तो 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 कहते हैं। ये वाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम कहेंगे π/2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब में जो फेमस एंगल्स है जिसमें साइन, कॉस, टैन के वैल्यूज आपने बाय हार्ट की है, तो उसका रिस्पेक्टिव डिग्री एंड रेडियन का नोटेशन क्या है वो आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और NCERT में जो जनरल नोटेशंस दिए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरल नोटेशन, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री। डिग्री हम अक्सर थीटा में कहते हैं कि थीटा इज़ 30 डिग्री, थीटा इज़ 90 डिग्री, ऐसे। और वही जब रेडियन की बात करते हैं ना तो जनरली थीटा नहीं यूज़ करते, जनरली बीटा यूज़ करते हैं या अल्फ़ा, ऐसे ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई नेसेसिटी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जनरल नोटेशन है। अब दूसरा पाई हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि अगर चीज़ें डिग्री मेजर्स में दे रखी है और आपसे रेडियन में पूछा जा रहा है कि बताना कि रेडियन में वो कितना होगा, तो कैसे निकाले। अगर रेडियन मेजर आपसे पूछा जा रहा है, दिया गया है डिग्री के अंदर, तो सिंपल है, पहले वो डिग्री वाली वैल्यू लिख लो, जो भी डिग्री में दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करो एक स्पेशल टर्म से। वो स्पेशल टर्म है π/180। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको बाय हार्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये फॉर्मूला है। मैं इसको बाय हार्ट नहीं करता, मैं इसको एक बेसिक लॉजिक से देखता हूँ। बेसिक लॉजिक ये है कि रेडियन के अंदर जो एंगल है वो मेजर किया जाता है, दी पावर c रखा जाता है, राइट। डिग्री के अंदर जब हम मेजर करते हैं तो उसके पावर में हम अंडा रखते हैं, राइट। अब वो अंडे से c में जाना है, कैसे जाए, तो हमने मल्टीप्लाई किया है π/180। बेसिकली हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पाई इक्विवेलेंट है 180 से, तो कटता है और 1 ही बनता है, राइट। हाँ, नोट ये करने लायक है कि पाई के पावर में है c, 180 के पावर में है अंडा। तो अब ये न्यूमरेटर वाला अंडा डिनोमिनेटर वाला अंडा कटेगा, सिर्फ c बचेगा और वही आपका यूनिट होगा। LHS का यूनिट भी पावर में c है, RHS केस में भी यूनिट में पावर में c है। देख पा रहे हो, डिग्री पिक्चर से गायब हो गया और आपकी चीज़ें रेडियन में आ गई। ईजी है। अब वाइसा वर्सा बताना, फिर अगर हमसे डिग्री में मेजर पूछा जा रहा है, रेडियन की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे करोगे। सर अगर डिग्री में आंसर पूछ रहे हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री मेजर, और रेडियन में चीज़ें दे रखी है, तो सबसे पहले वो रेडियन की वैल्यू हम लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक स्पेशल टर्म से, वो होगा अब 180/π। इसके पीछे का भी वही लॉजिक है कि डिग्री मेजर के इसमें आपके पावर में है अंडा, रेडियन मेजर में आपके पावर में है c। वो c कटना चाहिए ना, क्योंकि LHS में डिग्री वाली यूनिट चाहिए। तो क्या करेंगे, हमने 180/π से मल्टीप्लाई करा, जो कि एक्चुअली 1 ही है क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो कट जाती है। हाँ, यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि पाई के पावर में c है, 180 के पावर में अंडा है, तो ये c कटेगा, अंडा बचेगा, वही आपका डिग्री का यूनिट है, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई कि कन्वर्जन में ये फॉर्मूला है। कुछ लोग बाय हार्ट करते हैं, कुछ लोग बेसिक आइडिया से याद रखते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं एग्जांपल्स पर और फिर ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 1 आपके सामने, कन्वर्ट 40 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन। कैसे करोगे सर जी, अभी आपने सिखाया कि डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो डिग्री वाले वैल्यू में π/180 करो, पर मैंने लॉजिक क्या दिया था, ये डिग्री कि इसमें खुद की वैल्यू क्या है, दी होल पावर अंडा, है ना। इधर नहीं है दी होल पावर अंडा, इधर क्या है, एक में दी होल पावर अंडा है, दूसरे में डैश है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो सम वैल्यू दी होल पावर अंडा, फिर आप मल्टीप्लाई करना π/180 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, जब आपने फॉर्मूला रटा नहीं मारा है, जब आपने लॉजिक समझा है, तो आप ऐसे ट्रैप्स में फंसते नहीं हो, ठीक है। तो अगर हमको रेडियन में आंसर चाहिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे 40 डिग्री 30 मिनट, कन्वर्ट करेंगे इसको दी होल पावर डिग्री में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे अब 40 डिग्री प्लस ये जो 30 डैश है, आपको पता ही होगा, मैंने आपको कहा था कि 1 डैश इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो बस वो यहाँ पर लगा दो कि 30 डैश कितना हो जाएगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई करवा दो। सो 30 डैश इज 30/60 डिग्री विच इज़ 1/2 डिग्री। ईजी, 1/2 डिग्री ये हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, बेसिकली ये होगा 30/60 और यहाँ पर अब ये आ गया 40 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये हो रहा है 81/2 दी होल पावर डिग्री। ईजी। अब दी होल पावर डिग्री में आ गया, अब आपको रेडियन में चाहिए, तो आप क्या कहोगे,
रेडियन में अगर हमको आंसर चाहिए तो पहले डिग्री वाली वैल्यू जो है उसको लिखो, अब मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पावर डिग्री, इसका पावर डिग्री, डिग्री डिग्री कटेगा और पाई का पावर में सी बैठा है, तो रेडियन में आंसर मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगर आप इधर भी छोड़ना है छोड़ सकते हो, अगर आपको पॉइंट में आंसर करना है कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, कैसे भी आप जा सकते हो, बट द फाइनल आंसर वुड बी 9 पाई डिवाइड बाई 40 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अब पॉइंट में आप आंसर नहीं छोड़ सकते। डिग्री के अंदर अगर फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन के नीचे, मतलब आपको होल नंबर के नीचे जाना है, वो कौन होगा? मिनट, उसके नीचे कौन होगा? सेकंड। तो उस तक इतना नीचे जा करके आपको आंसर कहना है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो शायद इतना नहीं मांगते, मांग भी लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर, तो उसके लिए भी रेडी रहना है कि इतना कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको आंसर चाहिए डिग्री के अंदर, जिसमें होल नंबर में डिग्री होता है, फिर तो मिनट और सेकेंड आगे बढ़ता है। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो, ना आ जाए तो हम खुश नसीब, पर शायद मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ पर खुश नसीब होंगे, क्योंकि 6 रेडियन है ना, सो 6 इंटू हम कहेंगे 180 बाई पाई, तब जा करके आपका दी होल डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई कितना है? 22/7। अगर आप वो रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको मिल रहा होगा 1080 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 डिग्री। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैंने कुछ मिनटों पहले ही सिखाया था, अब मैं वो आप पर छोड़ता हूँ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे, सो 343 7/11 डिग्री होगा, जिसको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब क्या करोगे? सर आपने सिखाया था, अब हमको और छोटे छोटे यूनिट्स पर जाना है, ठीक है। तो जाओ छोटे छोटे यूनिट्स पर आगे बढ़ो। अब यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम कहेंगे आगे कि 1 डिग्री इज़ हाउ मेनी मिनट? 1 डिग्री इज़ 60 मिनट। नोट कीजिएगा जनाब, 1 डिग्री इज़ 60 डैश, यस। तो यहाँ पर हम कहेंगे अब 343 डिग्री प्लस 7 इंटू ये 7/11 दी होल डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, 7/11 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। वो 1 डिग्री को फिर हम कहेंगे 60 डैश, और फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं 7 इंटू 60 डिवाइड बाई 11 दी होल डैश। अब अगेन मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है, अगेन वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ करते हुए कहना है आंसर आ रहा है 38/2/11 दी होल डैश। अब इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 डैश प्लस 2/11 डैश। अब इसका क्या करें सर जी? सेकंड्स में जाओ, मिनट की कहानी हो गई तो आप सेकंड में जाओ। जैसे ऊपर आप डिग्री से मिनट में गए, अब आपको कहना है कि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, यानी 60 डबल डैश। और अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, तो अब इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, सीधा आपको कहना चाहिए दैट 2 डिवाइड बाई 11 इंटू 60, तो 10.9, ठीक है। तो ये सीधा आपको यहाँ पर कहना चाहिए दैट 343 डिग्री फिर 38 मिनट और 10.9 डैश हमको मिला था। तो ये अच्छा नहीं लगता है पॉइंट में रखना, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं एज 11 डबल डैश, है ना। तो यहाँ पर ये 2/11 डैश है, बट ये डबल डैश कैसे आया मैं वो स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो नोट्स रेफर करते टाइम आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते आगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। 343 डिग्री प्लस 38 डैश प्लस 2 इंटू 60/11 दी होल डबल डैश। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 डैश, ये आ रहा है 10.9 के बराबर, बट हम इसको अप्रॉक्स कर रहे हैं एज 11 डबल डैश। ये आपका कन्वर्जन होगा कि आपका 6 रेडियन वास्तव में कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स। ईजी, समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर डिग्री में कन्वर्जन थोड़ा कठिन होता है, रेडियन में तो यार रिहायत है, मस्त एक दी होल पावर है ना, अंडा आ गया, ये देखो दी होल पावर अंडा एक बार आ गया, फिर तो यार ज़िंदगी आसान है, इसमें आप मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 आंसर आ गया। बट रेडियन से डिग्री जाने के लिए वो जब जब फ्रैक्शन आता है मिक्स फ्रैक्शन में जाना है, फिर उसके नीचे मिनट और सेकेंड में जाना है, समय ज़्यादा लगता है,
ठीक है, बट आंसर आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल है, आपको इससे एक मदद मिलेगी। देखो एग्जाम्पल 3, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन एंगल ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। इसमें ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे सर ये मैंने आपसे पढ़ा है अभी अभी, आपने कहा था, क्या कहा था मैंने, कि जो आपका थीटा होता है वो होता है L/R। देखो सर जी यहाँ पर R पूछ रहे हैं, यस R पूछ रहे हैं, L दिया है, आर्क लेंथ दिया है सर जी, देखो 37.4, क्या एंगल दिया है, हाँ सर जी 60 डिग्री दिया है, तो देखो R आ गया। गलत है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, जब थीटा रेडियन में हो तब ये फॉर्मूला था। तो नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला के अंदर थीटा कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मूला के अंदर थीटा इज इन रेडियन, और इन्होंने चालबाजी ये रखी है कि थीटा डिग्री में दिया है। इसलिए आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, है ना, तो आपका जो एक्चुअल थीटा होगा वो रेडियन में होना चाहिए। सो 60 डिग्री इंटू π/180, ये आपका रेडियन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडे कटेंगे, π/3 बचेगा, तो ये आपका थीटा जो है वो π/3 अब ये रेडियन में आ चुका है। एक बार ये रेडियन में आ चुका है तो फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो टू गेट दी आंसर। देयरफॉर हम कहेंगे कि अब थीटा हमारा देयरफॉर π/3, L आपने दिया था, कितना दिया था जनाब 37.4, और फिर R हमसे मांग रहे थे, तो ये लो अब 37.4 इंटू 3 डिवाइड बाई पाई को हम 22/7 रखेंगे, और यहाँ पर आंसर आ रहा है 35.7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा आर्क लेंथ सेंटीमीटर में था, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है। इजी। तो ट्रैप भी मैंने बता दिया, हड़बड़ी में स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं, पर आपको ये ट्रैप से बचना है, इसलिए वैराइटीज ऑफ एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि आप दुविधा में ना फंस जाओ कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, कहीं आप ट्रैप में ना फंस जाओ। Minute hand of watch is 1.5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, ये आपको बताना है। ये एक्चुअली एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो थोड़े कठिन ही होता है, पर ये कुछ स्पेशल है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये पढ़ करके ही समझ में आ गया कि सर ये तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से कोरिलेटेड है कि थीटा इज इक्वल टू L/R करना है, तब जा करके आंसर आएगा। आर्क लेंथ यहाँ पर पूछ रहे हैं, रेडियस दिया गया है, मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया गया है, राइट। एक क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड जो है रेडियस की तरह एक्ट करता है। हाँ, अब क्या थीटा हमारा 40 डिग्री है? नहीं, 40 मिनट में आर्क लेंथ कितना बना है वो पूछ रहे हैं। यहाँ पर एंगल 40 मिनट बना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, 40 मिनट में कितना आर्क कवर किया वो पूछा जा रहा है। अच्छा सर जी, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर आर्क लेंथ तो पूछ रहे हैं, रेडियस दिया गया है, और 40 मिनट में कितना आर्क लेंथ कवर हुआ है वो जान रहे हैं, तो जानना चाहते हैं। यानी 40 मिनट, यानी हम ये कहेंगे कि पूरा अगर हमको घूमना है, मिनट हैंड अगर एक पूरा घूमता है तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। याद रखना 360 डिग्री इज 2π, क्योंकि हम चीज़ें रेडियन में प्रेफर करते हैं तो 2π। अब 40 मिनट में कितना एंगल हुआ होगा, तो ये x मान लेते हैं। देयरफॉर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से x कितना होगा, 40 इंटू 2π डिवाइड बाई 60, यानी अंडा अंडा कटेगा, 2/3 इंटू 2π विच इज़ 4π/3। ये आपका x यानी ये आपका एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल किस में होगा, ये रेडियन में होगा, क्योंकि हमने चीज़ें रेडियन में रखी है। हाँ, अब अगर आपके पास ये x यानी थीटा आ चुका है ना, ये x क्या हमारा बेसिकली ये है थीटा। जब थीटा आ चुका है, रेडियस आपको पता है, आर्क लेंथ पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है जी। हम कह देंगे अब दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा हमको मिल चुका है 4π/3 बड़े मशक्क़त से, R हमको दिया गया था डायरेक्टली 1.5 सेंटीमीटर, अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। ईजी। तो यहाँ पर आपको नोट करना था कि ये जो कैलकुलेशन है ये अपने आप में मस्त है ना। इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि 40 मिनट यानी 40 डैश दिया गया है सर जी, तो हमारा 1 डैश जो होता है वो 1/60 डिग्री होता है, फिर वैसे हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, वो गलत है। ऐसा नहीं कहा है कि 40 मिनट वाला एंगल कैप्चर किया गया है, नहीं।
कि 40 मिनट में आर्क लेंथ कितना कवर होगा अगर मिनट हैंड जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर, ये सवाल है, ठीक है। और फिर हमने वो क्लॉक का कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि मिनट हैंड 60 मिनट के इसमें 360 डिग्री कवर करता है, तो 40 मिनट के ड्यूरेशन में x डिग्री कवर करेगा, बट फिर हमने 360 डिग्री को 2 पाई में कहा तो x रेडियन कवर करेगा, फिर वो रेडियन में हमने आंसर 4 पाई/3 कह दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइनल एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो मांगा गया है, ध्यान से देखना किसका रेशियो मांगा गया है, रेडियाई का। तो देखो हमको ये पता है ना कि थीटा क्या होता है, L/R, इसलिए अगर मैं R की बात करूँ तो वो L/थीटा होगा। अब क्योंकि 2 क्वांटिटीज़ है इसलिए रेशियो होगा, तो हम ये कहेंगे कि R1/R2 मांग रहे हैं तो वो होगा L1/θ1 डिवाइड बाई L2/θ2। अगर मैं इसे सही ढंग से लिखूँ तो ये L1θ2 डिवाइड बाई L2θ1, ये कैलकुलेशन हमें करना है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, यानी L1 L2 बराबर और सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर ये फॉर्मूला तो जब हम रेडियन में होते हैं तब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, हमको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। मैंने कहा ठीक है तुम अगर इस प्रकार से मानो तो कर लो, फिर हम आपको एक और मेथड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि गिवन डेटा के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि L1 इज़ L2, है ना, ये गिवन है। और क्या गिवन है, θ1 65 डिग्री, θ2 110 डिग्री। ओके, अगर θ1 65 डिग्री है तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको π/180 रखना पड़ेगा। θ2 हमारा कितना है जी सर, θ2 हमारा है 110 डिग्री, तो इसको कहना पड़ेगा 110 इंटू π/180। अब देयरफॉर हम आंसर पर आ सकते हैं, R1/R2 चाहिए था। अब क्योंकि L1 L2 सेम है ये कट जाएगा, θ2/θ1 बच जाएगा। अब क्योंकि ये θ2/θ1 है, ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो ये θ1 की वैल्यू, ये θ2 की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो θ2 हमारा 110 इंटू π/180 और θ1 हमारा 65 इंटू π/180। ये π/180 कट रहा है, 110/65 बच रहा है, ये 5 से कटेगा, 5 1 फिर बाद में 15 वो 3 से जा रहा है, ये 5 2 10 और ये वापस 10 बचेगा जो 2 से जा रहा है। सो फाइनल आंसर कितना आ गया, 22/13। तो मैं आपसे कह रहा था सीधा भी तो निकाल सकते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इतना लंबा चौड़ा करते बैठोगे जी, है ना। तो इतना नहीं करना है, ये मेथड 1 है और मेथड 2 थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, वो कैसे आएगा ज़रा गौर फरमाइएगा, ठीक है। मेथड 2 समझाने के लिए मैं जाऊंगा मेथड 1 पर, और इतनी सारी जो मैंने कहानी कही है ना, ये कहानी मैं कॉपी करना चाहता हूँ और ये कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ दैट रेशियो इज़ यूनिटलेस। रेशियो इज़ यूनिटलेस का मतलब यूनिट उस पर हावी नहीं होता, इसलिए जब आप यहाँ पर जाते हो देयरफॉर R1/R2 की बात करते हो तो ये L1 L2 कट रहा था, सिंस L1 इज इक्वल टू L2, है ना, इसलिए तो कट रहा था, और θ2/θ1 बच रहा था। अब डजेंट मैटर कि वो डिग्री में है या रेडियन में है, क्योंकि दिस इज यूनिटलेस, है ना, दिस θ2/θ1 इज यूनिटलेस। तो इसमें रेडियन में है या डिग्री में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी कॉमननेस कटने वाला है, और जब कटेगा तो सीधा फिर रख ही देते, R1/R2 इज इक्वल टू θ2 हमारा कितना था जी 110, θ1 कितना था जी 65, ये 5 से कट रहा है, 22/13 बच रहा है, हो गया, है ना। तो ये मेथड 2 है, एग्जाम में ये इजी होता। हाँ, अगर आप बोर्ड के पेपर्स लिख रहे हो तो ये वाला स्टेप करना है, क्योंकि इसके मार्क्स है, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब थीटा रेडियन में हो, है ना। तो ये सारी चीज़ है, तो मैंने आपको बता दिया जो ट्रैप्स होते हैं कहाँ पर ध्यान रखना है, ये अच्छा एक सवाल था। और यहाँ पर सीधा क्या करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी, सीधा थीटा डिग्री में रख देते हैं और गलत आंसर मार्क करते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे हम जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो मशक्क़त मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर डिग्री मिनट सेकंड सब कंसिडर करना होता है। वही अगर हमारे पास किसी ने डिग्री दिया है, रेडियन में पूछ रहे तो फास्ट एकदम से आंसर आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले इन टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है।
कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब स्पेशलिटी है इनमें आपस में एक रिलेशनशिप है, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या फिर आप कहो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। टैन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये रिलेशनशिप आपको हेल्प करते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये सारी चीज़ें आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में की है, क्लास 10 में किया है, एक क्विक रिवीजन ही है इन शॉर्ट। हाँ, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, और ये मेरा 90 डिग्री है, ये वाला मेरा एंगल थीटा है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन है ऑपोजिट? उसके सामने देखो, ये ऑपोजिट हुआ, तो ये वाला ऑपोजिट साइड। और उसके बगल में देखो, अब बगल में आप कहोगे सर ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, तो हाइपोटेन्यूस कभी भी साइड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है वही एक साइड बचा है, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड, बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड, और जो रह गया है ऑब्वियसली बात है लंबी वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस की होती है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है जी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि साइन थीटा कितना होगा बताना इसमें, तो इसमें एक ट्रिक है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, वो है ओ आ ओ ए। ये क्या है सर जी? ओ साइन के लिए है, आ कॉस के लिए है, और ओ ए टैन के लिए है। ध्यान से देखना, साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ये लो हो गया बाय हार्ट, है ना। अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे निमोनिक्स बनाने चाहिए ताकि फटाफट से याद रह जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने दो बातें जानी, सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उनमें जो रेसिप्रोकल के रिलेशनशिप है वो देखा, और दूसरा हमारे पास ओ आ ओ ए का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जो है स्टैंडर्ड टेबल टू बाय हार्ट। यस, अगर आपका एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के वैल्यूज पता होने चाहिए। अब क्या सर जी सभी के सभी हम बाय हार्ट करें? नहीं जी, सभी के सभी नहीं, अगर पहले 3 बाय हार्ट कर लिए तब भी चल जाएगा। अब पहले 3 भी कैसे बाय हार्ट करो? ईजी है, साइन बाय हार्ट कर लिया तो कॉस मिल जाता है। कैसे सर जी? देखो साइन 0 हाफ 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1। अब इसका ऑपोजिट लिखना स्टार्ट करो, 1 रूट 3 बाई 2 नीचे, फिर 1 बाई रूट 2, फिर हाफ इधर, फिर 0 इधर। ये देखो कॉस का वैल्यू आ गया, इजी। और अगर टैन बाय हार्ट करना है तो क्या करें? पहले 2 ही बाय हार्ट करो, और वो भी बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, साइन बाई कॉस टैन होता है, तो 0 बाई 1 0, और यहाँ पर अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आगे की वैल्यूज देखो, ये जो न्यूमरेटर है वही आगे कॉपी हो रहा है, ये डिनोमिनेटर उसके आगे कॉपी हो रहा है, और फिर तो एक वैल्यू है टैन 90 डिग्री फेमस है, नॉट डिफाइंड, बस। अब इसके बाद अगर आपको कॉट चाहिए तो टैन का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, 1 बाई रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, सिमिलरली नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये एक 1 बाई 0 है ना, अगर आप देखोगे नॉट डिफाइंड एक्चुअली है क्या 1 बाई 0, अगर इसका रेसिप्रोकल करो तो 0 बाई 1 आता है, 0 बाई 1 तो 0 होता है, इसलिए कॉट 90 डिग्री 0 होता है। वैसे ही आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो, कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये वाली रिलेशनशिप समझा दी थी, ठीक है। इसलिए अगर आप पहले 3 प्लेयर्स को बाय हार्ट कर लो तो बाकी चीज़ें अपने आप बाय हार्ट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को देखते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब टेबल याद रखने के लिए भी हमने देखा कि टैन थीटा अगर आपको पहली 2 वैल्यूज़ निकालनी है तो मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही किया था। फिर दूसरा हमारे पास है कॉट थीटा, वो होता है 1 बाई टैन थीटा, यानी ऊपर के फॉर्मूला का ही रेसिप्रोकल आपको नीचे लिखना है, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। फिर आप तीसरा फॉर्मूला देख सकते हो, ये वाला सेक और कोसेक का तो मैंने पहले ही दे दिया था, और ये 5th 6th 7th फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। अब इसको भी याद रखने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक क्या है सर जी? देखो साइन कॉस टैन, ये मेन प्लेयर है जिसके टेबल भी आपने अभी बाहर रखे, ठीक है। फिर उसी के जो अदर प्लेयर्स है उसको लिखना स्टार्ट करो, जैसे कोसेक सेक कॉट, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोसेक सेक कॉट। अब यहाँ पर एक लैम्डा का साइन बनाओ और ये फॉर्मूलाज अपने आप बायट हो जाएंगे। सर जी लैम्डा का साइन बनाओ, यानी ऊपर से नीचे और फिर यहाँ से यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा,
यही हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से लैम्डा का साइन बनाओ और कहानी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर ये तो बहुत फेमस ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये आपको बाय हार्ट हो ही जाता है। ठीक है, बाकियों में तकलीफ होता है कि टैन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 था या फिर क्या चीज़ थी, तो मैं लैम्डा का साइन बना लो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, लैम्डा का साइन, काम खत्म, इजी। चलिए, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा कि लैम्डा का साइन बना करके मैंने आपको ट्रिक एक्सप्लेन किया था, तो आप भी ऐसे बाय हार्ट कर सकते हो, क्योंकि नोट्स रेफर करोगे तो आपको याद होना चाहिए कि सर जी ने क्या क्या टेक्निक्स दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। क्या है सर जी वो ऑब्जर्वेशन? देखो, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब जब रोटेशन की बात आती है तो देखो, जब इनिशियल साइड फाइनल साइड यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं कि थीटा हमारा 0, ठीक है। फिर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, पूरा चक्कर लगाने के बाद क्या वैल्यू बन जाती है? 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर ये 360 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे कह सकता हूँ? 2 पाई कह सकते हो सर जी। अच्छा, 360 आने के बाद एक और चक्कर लगाओ, तो सर आपने एक और 2 पाई का रोटेशन किया, सो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, यस। तो कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? इस वाले साइड में, इस हॉरिजॉन्टल साइड में, यहाँ पर जब एरो है कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? थीटा 0, 2 पाई, 4 पाई, नेक्स्ट क्या होगा 6 पाई, फिर 8 पाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मुझे इन जनरल इसको लिखना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चेक कर लो, अगर 0 रखा तो पहली वाली वैल्यू, 1 रखा तो दूसरी वाली वैल्यू, 2 रखा तो तीसरी वाली वैल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यस। अच्छा, ये सब हेल्प करता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो ना, तो वहाँ पर इन जनरल चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आपको लिखते भी आना चाहिए। अगर मल्टीपल वैल्यूज हो तो सारा मल्टीपल वैल्यू पुट करने के लिए नहीं कहते, कहते कि इसको जनरलाइज करके आंसर बताओ, तो ऐसे आपको बताना है। थीटा इज 2n पाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ कि कितना एंगल बनता है यहाँ पर सर जी, है ना। अगर हम जाते हैं इस प्रकार से तो 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है, तो 90 डिग्री होता है। अच्छा, 90 डिग्री को अगर रेडियन में कहे तो क्या π/2 कह सकते हैं? यस सर जी। अब यहाँ से अगर आप वापस से एक और चक्कर लगा करके यहाँ पर आते हो, तो आप 2 पाई का चक्कर लगा रहे हो, 360 डिग्री का ही चक्कर लगा रहे हो ना, और वापस से वहाँ पर पहुँच रहे हो। हाँ सर जी, तो π/2 प्लस 2 पाई कितना होता है? कर लेते सर जी, ऐसे मेंटल मैथ्स मत पूछो हमसे, है ना, इतना जल्दी हम नहीं बता सकते आपकी तरह। अच्छा, यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 पाई, 4 पाई, 4 प्लस पाई, 5 पाई, 5 पाई/2, ये हमारा आंसर हो गया सर जी। अच्छा, अगर 5 पाई/2 ये आपका आंसर हो गया, तो अब बताना कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। अगर वापस में यहाँ से एक चक्कर लगाओ, तो सर जी 5 पाई/2 में एक और से आपको 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। अब करोगे तो कितना आएगा जी? तो हमारा आंसर आ रहा है 5 पाई प्लस 4 पाई/2, यानी 9 पाई/2, और ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ आप कह सकते हो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जनरलाइज करके बताना जी कि कितना आंसर आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट स्मार्ट है कि सर जी अगर न्यूमरेटर हम देखें ना, तो ऐसा लग रहा है कि 4 के कदम में आगे जा रहा है ना, 4 के कदम में आगे जा रहा है, तो कहीं 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सो द आंसर इज, यहाँ पर आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 4n + 1/2 × पाई। ये होगा आपका आंसर। या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं कि 4n + 1 को ब्रैकेट में रखो और फिर × π/2 करो। हाँ, ये भी चल जाएगा, आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। अच्छा, यहाँ पर रीचेक कर लेते हैं। अगर n की जगह 0 रखे तो आ रहा है 1 × π/2, n की जगह 1 रखे तो 4 + 1 × π/2, 5 π/2, n की जगह 2 रखे तो 8 + 1 9 × π/2। तो आप देख सकते हो कि हमने जो जनरलाइज फॉर्म में लिखा है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पर नज़र डालते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और आपसे पूछा जाए अब कि यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो आप कहते हो 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर रेडियन में पूछे तो कितना होता है जी? पाई होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा सर? नेक्स्ट वैल्यू एक और 2 पाई का चक्कर लगाओ और वहाँ पर पहुँच जाओ। सो पाई प्लस 2 पाई, यस इट इज़ 3 पाई, फिर प्लस 2 पाई, इट इज़ 5 पाई। ये तो इजी है जी, या ना, ये तो आप तो फटाफट से बता लोगे। बताओ जी इसको इन जनरल कैसे लिखे? अब सर इन जनरल लिखना है तो ये देखो, ये 2 के कदम में आगे बढ़ रहा है, सो कहीं 2 का मल्टीपल तो आएगा, तो ये लो 2n + 1 × पाई।
चेक कर लो, n इंटीजर है हमेशा, है ना। अगर n पूछे क्या है, n इज एन इंटीजर, n को 0 रखे तो यहाँ पर 0 + 1 × पाई इज पाई, पहला टर्म आ गया। n को 1 रखे सो 2 + 1 × पाई 3 पाई, n को 2 रखे तो 5 पाई। मिल रहा है क्या, सही से आ रहा है? तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि हम सभी को जनरलाइज कर रहे हैं कि इस वाले में ये वाली वैल्यूज चाहिए तो थीटा इज 2n पाई, ये वाली वैल्यूज चाहिए सो थीटा इज दिस थिंग, ये वाली वैल्यूज चाहिए सो थीटा इज दिस थिंग। अब बचा है लास्ट वाला, अब बताना जी इसकी वैल्यूज क्या है। सर ये है ना, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो 270 डिग्री होता है। अच्छा जी, अगर रेडियन में पूछे तो सर 3π/2 होता है। अब 3π/2 में वापस से 2π ऐड करें तो कितना होता है सर? अगर इसमें हम 2π ऐड करें ना तो ये 4 + 3 7 हो जाता है, तो ये 7π/2 आएगा। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको पता ही है आगे वैल्यूज बनेगी। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको मैं जनरलाइज कैसे करूं? सर जी कहीं ना कहीं ये भी 4 के मल्टीपल पर चल रहा है ना, 4 के मल्टीपल पर ये भी चल रहा है, तो फिर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ध्यान से देखना, इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 4n + 3 × π/2। n को 0 रखा तो पहला ही टर्म आना चाहिए 3π/2, इसलिए ये +3 रखा गया है। जैसे ऊपर में देखो n को 0 रखा तो 1 × π/2 π/2 आया था, तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ नीचे को हमको +3 रखना पड़ेगा। फिर जब n को 1 रखा तो 4 + 3 7 × π/2। ईजी है जी, ईजी है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये एक नोट है जो आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, मैं उसको कहता हूँ ट्रिक है, जो आपको पता होना चाहिए। क्या है सर जी वो बताना? देखो ध्यान से कि अगर ये मेरी हॉरिजॉन्टल साइड और ये मेरी वर्टिकल साइड है, तो एक ऐसा प्लेयर है जो हॉरिजॉन्टल साइड में चलता ही नहीं। सिमिलरली एक ऐसा प्लेयर है जो वर्टिकल साइड में बिल्कुल नहीं चलता, एकदम ढीठ की तरह 0 बन करके बैठ जाता है। सर ऐसे कौन से प्लेयर है जो हॉरिजॉन्टल साइड में बिल्कुल चलता नहीं और एक प्लेयर है जो वर्टिकल साइड में चलता नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल साइड में वैल्यूज़ कौन कौन सी है? सर यहाँ पर थीटा 0 हो जाता है, फिर 2π हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा इधर क्या क्या होता है? इधर सर जी पाई हो जाता है, 3π हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 2π कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। साइन 3π कितना होता है? 0। तो आप देख पा रहे हो साइन जो है ये हॉरिजॉन्टल साइड पर चलता ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ऑब्जर्वेशन में कि आपने कहा साइन 0 इज या साइन 0 डिग्री इज साइन पाई डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 2π डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 3π डिग्री दैट इज सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये 0 आ रहा है, तो क्या मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल साइड पर ये साइन नहीं चलता है, साइन 0 हो जाता है, जिसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं दैट यहाँ पर साइन x इज 0 हॉरिजॉन्टल साइड पर, यानी x जब हमारा n π होगा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये कहानी बनती है। चेक कर लो कि n को 0 रखे तो साइन 0 डिग्री 0, n को 1 रखे तो साइन पाई इज 0, n को 2 रखे सो साइन ऑफ 2π 0, n को 3 रखे सो साइन ऑफ 3π 0। समझ में आ रही है बात? और अगर बात समझ में आ रही है तो सिमिलरली अब हम वर्टिकल के लिए देख लेते हैं। वर्टिकल में क्या क्या होता है? सर यहाँ पर होता है थीटा इज इक्वल टू π/2, या फिर सर एक चक्कर लगा ले तो ये 5π/2 भी होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा नीचे क्या होता है जी? सर नीचे जो है अगर आप पूछो तो 3π/2 होता है, फिर क्या होता है सर जी 7π/2 होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ होता है। हमने अभी देखा है आपके इसमें प्रीवियस स्लाइड में, देखो वही चीज़ है। अच्छा साइन तो आपने कह दिया, देखो अगर आप यहाँ पर साइन चेक करो ना, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, ठीक है। तो साइन यहाँ पर चलता है वर्टिकल में, साइन वर्टिकल में चलता है, साइन हॉरिजॉन्टल में नहीं चलता है। तो ये कौन सा प्लेयर है जो वर्टिकल में नहीं चलता है? उसी का भाई कॉस, कॉस नहीं चलता है, चेक करो कॉस π/2। टेबल भूल गए क्या? ये देखो कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री 0 है, कॉस π/2 भी 0 है, कॉस 3π/2 भी 0 है, कॉस 5/2 भी 0 है, कॉस 7π/2 भी 0 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वर्टिकल में चलता ही नहीं जी कॉस। और अगर ऐसी बात है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट अभी आपने समझाया कि cos π/2 इज इक्वल टू cos 3π/2 दैट इज इक्वल टू cos 5π/2 दैट इज इक्वल टू cos 7π/2। ये सभी 0 है, तो कट शॉर्ट में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos x 0 तब होगा,
कॉज एक्स 0 कब होगा? तब होगा जब x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चेक कर लो, मेरी बातों पर विश्वास मत रखो, चेक कर लो। 2n+1 इंटू π/2, n को 0 रखो तो x π/2, यस कॉस 0 है। n को 1 रखो सो 2+1 इंटू π/2, 3π/2, यस वहाँ पर भी 0 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद रखना, वर्टिकल में कॉस 0, हॉरिजॉन्टल में साइन 0। और मज़े वाली बात, हॉरिजॉन्टल में कॉस चलता है, वर्टिकल में साइन चलता है। चेक कर लो, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाती है +1, यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाती है -1। वर्टिकल में अगर बात करें, साइन चलता है, ऊपर आ जाता है साइन +1, नीचे आ जाता है साइन -1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको याद रखना है। तो ये डिस्कशन तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, और यही चीज़ कॉपी करके मैं लिख भी देता हूँ। एक और स्लाइड हम बना ही लेते हैं जी, है ना। ये वाली चीज़ अगर मैं डायग्राम कॉपी कर लूँ, नेक्स्ट स्लाइड में भेज दूँ, तो क्या है, आपको एक और मदद होगी याद रखने के लिए कि सर जी ने कहा है कि कॉस यहाँ पर हो जाता है -1, यहाँ पर कॉस हो जाता है +1, यहाँ पर साइन हो जाता है -1, और यहाँ पर साइन हो जाता है +1। ये सब आपको हेल्प करता है टू गेट दी कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, है ना। सो एग्ज़ाम में क्या होता है कि समय की कीमत है, समय कम है, जल्दी जल्दी से आंसर निकालना है। तो अगर आप ये सब टेक्निक याद रखते हो तो जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। वर्टिकल में साइन चलता है, हॉरिजॉन्टल में कॉस चलता है, और उसका ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल में साइन 0 होता है, वर्टिकल में कॉस 0 होता है। ईजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। अब ये डिस्कशन आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया होगा। क्या है वो डिस्कशन? आफ्टर स्कूल वी गो टू कॉलेज, है ना। तो आपने आफ्टर स्कूल वी गो टू कॉलेज, ASTC ऐसे पढ़ा होगा। अब ये ASTC क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कोई भी प्लेयर ले लो, सभी के सभी पॉजिटिव, सभी के सभी, एवरीवन। ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड में मैंने लिखा है एस यानी साइन, तो सेकेंड में सिर्फ साइन है पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सारे प्लेयर्स नेगेटिव। क्या सर जी वो साइन का जो भाई है कोसेक, उसको भी हम कह दे नेगेटिव? अरे नहीं, साइन का भाई कोसेक है। आप भूल गए क्या कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोसेक तो जस्ट रेसिप्रोकल है ना, साइन थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो याद रखना कि अपने अपने जो भाई है रिस्पेक्टिव, उसको भी आप पॉजिटिव ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका कोसेक भाई भी पॉजिटिव होगा, पर उसके अलावा उसके कोई भाई नहीं है। कौन से? सेक, कॉस, टैन, कॉट, उनके भाई नहीं है, तो वो तो नेगेटिव रहेंगे, पर सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव? टैन और उसका भाई कॉट, ठीक है। सो टी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टैन, और सी कौन रिप्रेजेंट करता है? कॉस, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था। और ये देखो कॉस कह दिया तो ऐसा मत कह देना अरे सिर्फ कॉस, कॉस का भाई भी रखना सेक। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉस एंड सेक कैसे है सर? कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपने स्कूल डेज में भी पढ़ा है और अब भी क्लियर हो गया दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीवन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका भाई पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई पॉजिटिव। एक्चुअली है ना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर यही क्यों पॉजिटिव होते हैं, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि है ना यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन किया गया है। वो कहते हैं अरे ये तो आपकी एक्स एक्सिस या आपकी वाई एक्सिस, तो ये तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक काम करो ना, एक्स की जगह आप कॉस थीटा कंसिडर करो, वाई की जगह साइन थीटा कंसिडर करो, बस। अब आप ये कोऑर्डिनेट को रख करके चेक कर लो। मैंने कहा अच्छा जी, रख करके चेक कर ले। अगर ये कोऑर्डिनेट मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी लेता हूँ तो एक्स वाई सभी पॉजिटिव, यानी कॉस साइन सभी पॉजिटिव। अगर कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो टैन तो साइन बाई कॉस है, तो टैन भी पॉजिटिव। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव तो इनके भाई भी पॉजिटिव, यानी सबके सब 6 प्लेयर पॉजिटिव, इसलिए ए लिखा गया है, यानी एवरीवन इज पॉजिटिव।
अब डिस्कशन देखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाली साइड नेगेटिव है और ये ऊपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव है, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, राइट। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी अब कौन नेगेटिव हुआ, कॉज नेगेटिव हुआ, कौन पॉजिटिव हुआ, साइन पॉजिटिव हुआ। इसलिए मैंने कहा था ना कि साइन पॉजिटिव है और उसका भाई पॉजिटिव है, पर बाकी के सारे प्लेयर नेगेटिव है। सर कॉज नेगेटिव समझ में आया, टैन कैसे नेगेटिव हो गया? अरे टैन क्या ऊपर से गिरता है जी, टैन होता है साइन बाय कॉस, साइन पॉजिटिव, टैन नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है जी, इसलिए टैन भी नेगेटिव है। समझे अब क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका भाई पॉजिटिव है, बाकी सारे प्लेयर नेगेटिव है। ये देखो x, y इस कॉस, साइन, इस वाले सब्स्टिट्यूशन से ये बात होती है जी। अगर भूल भी जाओ ना ESTC, तो सर जी ने कहा था कि x, y इस कॉस, साइन, उससे हम चेक कर लेंगे। कहीं अगर आप भूल जाओ तब, नहीं तो अगर नहीं भूलोगे ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कैसे भूलोगे, है ना। तो स्कूल में थे छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत कर, कॉलेज में आ गए तब भी शरारत करते हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में बड़े पढ़ाई करते हो आप। चलो अब यहाँ पर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव, कॉज और साइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन होगा? सर टैन कैसे पॉजिटिव हो गया? क्योंकि टैन है साइन बाई कॉज, जब दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव कट करेगा जी और बन जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव, इसलिए टैन पॉजिटिव है और उसका भाई जो है वो तो रेसिप्रोकल है, वो तो पॉजिटिव होना ही होना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब x है पॉजिटिव, y है नेगेटिव, इसलिए cos है पॉजिटिव, साइन है नेगेटिव और टैन हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। ईजी, अब समझ में आया कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था कि ESTC क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, इसके पीछे का ये सब्स्टिट्यूशन था। ईजी। हाँ अब है ना, ये कहाँ पर यूज़ होता है, कैलकुलेशन में कहाँ पर यूज़ होता है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है, कुछ आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और आपके पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व किया ना तो आ गया आपके पास प्लस माइनस 4/5। अब दुविधा ये है कि सर जी हम साइन को पॉजिटिव ले या साइन को नेगेटिव ले। अगर एग्जामिनर ये मेंशन कर दे कि साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 और आपका जो एंगल है, एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, सिर्फ टैन होता है पॉजिटिव। तो हमारा जो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 है, ये सही नहीं है, क्योंकि साइन वहाँ पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता, इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 4/5 हमको कंसीडर करना पड़ेगा। पॉजिटिव 4/5 अगर ऑप्शन में भी हो कि ये भी आंसर आ रहा है, उसको मारो कट। नॉट पॉसिबल इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओनली टैन इज पॉजिटिव, साइन शुड बी कंपल्सरी नेगेटिव, सो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव 4/5। समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ कैसे पूछ लेते हैं जी, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, तो बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस हम कर रहे हैं इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपकी एक और क्यूरियोसिटी रहेगी, वो क्यूरियोसिटी है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के ग्राफ और उसके वैल्यूज़, उसका रेंज क्या है सर जी। देखो यहाँ पर मैंने जो 6 प्लेयर्स हैं उनके ग्राफ्स बना दिए। सबसे इजी है साइन थीटा, ऐसे सिंचैन का डांस नहीं है, ऐसा है ना, ऐसा इस प्रकार से साइनयूसॉइडल हमारा कर्व है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो टेबल मैंने आपको दिया है, कौन सा टेबल दिया है, मैं तो आपको लिमिटेड टेबल दिया है। ये देखो ये 0, 30, 45, 60, 90 है ना, तो ये नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे जाता है और इस प्रकार से एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो देखो यहाँ पर 0 से 1 गया है ना, 0 से 1 गया और जब एंगल हमारा था थीटा 0 to π/2, फिर π/2 से पाई में फिर नीचे आ गया, फिर पाई से लेकर के 3π/2 में और नीचे गया, 3π/2 से 2π में ऊपर गया। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ। कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, ये क्या होता है सर जी, ये होता है कि कब तक वो यूनिक था, है ना। 0 से 2π में वो यूनिक था, क्यों, क्योंकि पहले ऊपर गया π/2 में, पाई में नीचे आया, 3π/2 में -1 बना, 2π में 0 बन गया। तो इस प्रकार से ये जो एक कंप्लीशन साइकिल का किया है 0 से 2π में हुआ है, ये जो 0 से 2π में हुआ है इसको कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π - 0 2π, है ना। यहाँ तक ये यूनिक था
और फिर उसके बाद तो रिपीटिशन होती रही। यही पीस को अगर पीछे आगे ऐसे अगर हम जोड़ते गए तो ये साइन थीटा का, ये मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूँ, है ना, हाँ, ये आपका साइन का कर्व बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। और अगर ये बात क्लियर हो गई तो वही चीज़ है कि अगर रेंज आपसे कोई पूछे कि साइन ने मिनिमम वैल्यू क्या लिया, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिया, तो मैक्सिमम तो पता है π/2 पर 1 था, मिनिमम कहाँ पर हुआ था अभी बताया 3π/2 पर -1 उसने टच किया था। सो मिनिमम -1 हुआ, मैक्सिमम 1 हुआ। 1 के ऊपर जा नहीं सकता, -1 के नीचे जा नहीं सकता, ये एक लिमिट है ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड, इसी के बीच में खेलना है। अच्छा, और डोमेन क्या हुआ, यानी ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चलता है जनाब? सर जी ये ग्राफ जो है ये पूरा पूरा इसमें चलता है, -∞ से +∞, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कोई भी वैल्यू आप चूज कर लो, ये ग्राफ वर्किंग है, कॉन्टिन्यूस है, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, ये बात सच है। वही अगर कॉस का देखें तो कॉस का आप देख सकते हो कि कॉस उल्टा चलता है, 0 डिग्री पर 1 हो जाता है, फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसकी वैल्यू घट जाती है, π/2 पर 0 हो जाता है। तो वही हुआ है, 0 से π/2, देखो 1 से 0 हुआ, फिर π/2 से पाई में और नीचे गया, -1 अटेन किया, फिर पाई से 3π/2 में एक ऊपर गया, है ना, 0 तक आया है, फिर 3π/2 से 2π में जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर ख़त्म किया, 1 पर आ गया। तो आप देख सकते हो 0 से 2π इसका भी डोमेन में एक यूनिक ऐसे कर्व बना ऐसे कर्व। अगर ऐसे कर्व बना तो ये जो कर्व बना है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं यूनिक ग्राफ फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π। ओके, और यही पीस को आप आगे जोड़ो पीछे जोड़ो, आगे जोड़ो पीछे जोड़ो, तो आपका कॉस का कर्व रेडी हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे इसका रेंज क्या है तो आप क्या कहोगे? मैक्सिमम वो 1 लेता है, 0 डिग्री पर 1 था, है ना, 2π पर भी 1 है, मैक्सिमम 1 लेता है। मिनिमम कितना लेता है जी? मिनिमम सर जी वो अभी देखा था ना आपने, पाई पर -1 हुआ, और ये सब मैंने यहाँ पर भी सिखाया जी। कहाँ पर -1 होता है? पाई पर, 3π पर, सब जगह -1 होता है। तो मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, यही उसका रेंज है। लोअर एंड अपर बाउंड बता दिया सर जी, अब उसके बीच में खेलता रहता है। अच्छा, डोमेन क्या है? डोमेन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं रुकता है या सब जगह कॉन्टिन्यूस है? सब जगह चलता है सर जी, सब जगह चलता है। तो -∞ से लेकर के +∞, है ना, ये चलेगा। यस, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब टैन के इसमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। क्यों? टैन की वैल्यूज प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या है? रेंज है -∞ से +∞ चलता है। कैसे पता चला? वो आपने ग्राफ में देखा था ना, नॉट डिफाइन 90 डिग्री पर, ये देखो π/2 पर ये +∞। वही अगर -π/2 लगा दे तो फिर -∞ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्राफ है। इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या है? -∞, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +∞। ये इसका रेंज हो गया, है ना। अब अगर डोमेन में बात करें तो डोमेन में कहीं अटकता है वो? हाँ सर जी, इन्फिनिटी पर अटक जाता है, फिर हमको पेन उठाना पड़ता है, फिर अलग से ड्रॉ करना पड़ता है। देखो अगर मैंने पेन रखा ये रेड वाली लाइन पर, ये ऊपर गया, फिर अब पेन को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा नीचे, और फिर वापस से ऊपर, तो उठाना पड़ा ना। अगर उठाना पड़ा तो फिर वो वाली चीज़ हमारे डोमेन में नहीं आएगी, ठीक है। तो कहाँ पर उठाना पड़ा? तो देखो वैसे तो सभी जगह चलता है, पर जहाँ पर पेन उठाना पड़ा उसको माइनस करके हमने इस प्रकार से लिख दिया। देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ये वही पॉइंट है जहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, n को 0 रख दे तो ये π/2, देखो जहाँ पर इन्फिनिटी हुआ। अच्छा, n को हम रख दे 1 तो 3π/2, देखो यहाँ पर भी इन्फिनिटी हुआ। n को रख दे -1, अगर n को रख दे -1 सर जी, तो ये -2 + 1 -π/2, यहाँ पर -∞ हुआ था। तो ये सारी वैल्यूज़ को हटाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्राफ छूट जाता है ना, उसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, वो ग्राफ है ना एकदम से भाग जाता है रैपिड पेस में। तो जहाँ पर इन्फिनिटी -∞ आता है वो हमारे डोमेन से कट जाता है, इसलिए काट दिया उनको, और बाकी वैल्यूज़ को हमने रहने दिया। ईजी। और वही चीज़ हमने कॉट में भी किया है, सेक में भी किया है, कोसेक में भी किया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ईजी। चलिए, क्यों ये है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब देखो कॉट में भी ऐसा होता है ना कि इन्फिनिटी जाता है -∞, जैसे कॉट 0 में +∞ और कॉट पाई में -∞। तो ये सारी वैल्यूज़ को काटना पड़ेगा हमारे डोमेन से। तो जो रीजन है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सभी वैल्यूज लो माइनस उन इन्फिनिटी -∞ जहाँ पर पहुँच रहा है उन पॉइंट्स को काट दो। तो उसको हमने इन शॉर्ट nπ का, n को 0 रखे तो देखो 0 पर +∞, n को 1 रखे तो पाई पर -∞। तो आप देख पा रहे हो ना, ये nπ इंडिकेट करता है कि वो सारे वो पॉइंट्स थे जहाँ पर आपको +∞ मिल रहे थे, है ना। तो डोमेन थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, रेंज तो ईजी है ना, -∞ से लेकर के +∞, बहुत ईजी था।
भी अगर हम सेक में देखें तो सेक में कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी पर उसके अंदर एक कैच है। कैच क्या है कि ज़ीरो आता नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। आप देखो अगर टेबल सेक का तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, ये देखो कहीं पर भी ज़ीरो आया नहीं आया, तो अब उसका हम रेंज कैसे लिखेंगे। तो हमने कहा कि पहले नेगेटिव वाले साइड में ये कह देते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, है ना, ये वैल्यूज़ तो वो ले रहा है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, वैसे ही पॉजिटिव में +1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी ये वैल्यूज़ ले रहा है, पर ज़ीरो नहीं ले रहा है। इसलिए हमने क्या कर दिया, बीच में एक यूनियन लगा दिया कि ये जो दो अलग अलग से कहा है बस इसका एक यूनियन कर देना कि ये मिला करके ये रेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ज़ीरो इसमें नहीं आएगा, ओके। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और फिर डोमेन में जहाँ जहाँ पर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है उसको काट दिया और बाकी के प्लेयर्स को रख दिया, ये हमारा डोमेन। वैसे ही हमने कोसेक के लिए किया है, इजी है। तो यहाँ पर याद रखना कि जब भी आपके पास डोमेन एंड रेंज का सवाल आए तो रेंज मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और डोमेन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है उसमें कहाँ पर चल रहा है वो आपको बताना है। जहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है उनको काटना है, बस इतना सा कैलकुलेशन है। चलिए अब ये सारे जो हमने ग्राफ बनाए हैं इस टेबल की मदद को लेकर के हमने बनाया है, और फाइनली अब ये क्लास एंड होगी विद दिस क्वेश्चन। तो जो जो हमने पढ़ा है अब तक वो सब यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। क्या क्या पढ़ा है हमने, डोमेन रेंज पढ़ा है, फिर हमने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है ये देखा है, फिर साइन कॉस कहाँ पर चलता है ये देखा है, कहाँ पर नहीं चलता है वो भी जान लिया, कैसे हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं थीटा को वो भी हमने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो अब बताना फिर कि अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल है कि cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैसे करोगे। सर सिंपल है, आपने रिलेशनशिप बताए थे उसके मदद से कर देंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल 6 प्लेयर होते हैं, एक दे दिया 5 बचे तो इजी कौन सा है सर, साइन निकालना इजी है। कैसे जी सर, रिलेशनशिप है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह देंगे दैट हमको चाहिए साइन एक्स, है ना। तो अगर हमको साइन एक्स चाहिए, अगर हम रीअरेंज करें तो ये अच्छा है ना, अगर मैं शॉर्टकट लगा लूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पर डर जाएंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। देखो जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स दी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, -3/5 दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो रीअरेंज करके मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25। ये कैसे हुआ सर जी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है, -3/5 दी होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इंटू 3/5 का स्क्वायर। तो ये हमारा +1, ये हमारा 9/25। सो पॉजिटिव 9/25 अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो नेगेटिव 9/25 बन जाता है। यस, समझ में आ रही है बात। कैलकुलेशन भी मैं आराम से कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है ना, और जब आप खुद से होमवर्क करोगे तो आपको अब आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 25 - 9 ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 25। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, ±√16/25 यानी ±4/5। अब ध्यान से देखना, क्या साइन एक्स ±4/5 लेगा या एक ही वैल्यू लेगा। सर यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या सर थर्ड क्वाड्रेंट में अभी कुछ मिनटों पहले आपने बताया था ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हमको साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कहना पड़ेगा साइन एक्स इज -4/5 सिंस वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। इजी, सिंस वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन एक्स जो है वो -4/5 होगा। तो देखो पहला प्लेयर तो आ गया, अब कितने प्लेयर बचे सर, इन टोटल 6 प्लेयर थे, 2 प्लेयर आ गए, 4 प्लेयर बचे। अच्छा वो कैसे निकालेंगे सर, आपने सिखाया था कि साइन और कोसेक कैसे है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, 1/sin x। तो यानी इसका रेसिप्रोकल -5/4, ये लो -5/4, ईजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालोगे सर, अगर tan निकालना है तो रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं, आपने सिखाया था, क्या सिखाया था, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, आप लैम्डा बना करके निकाल सकते हो, दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसे करके निकाल सकते हो। पर है ना, मैं इतना लंबा अप्रोच नहीं यूज़ करूँगा,
निकाल सकते हैं, पर स्मार्ट अप्रोच यूज़ करो। ये कहो कि अगर tan x निकालना है तो ये है sin x बाई cos x। sin x कितना है जनाब? -4/5। cos x कितना है जनाब? क्वेश्चन में दिया गया था सर जी -3/5। अगर -3/5 है तो 5 कटा माइनस कटा 4/3 बचा। और फाइनली अगर आपको cot x चाहिए तो cot x तो 1/tan x होता है, ऊपर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लो, आ गया। तो cot x आ गया, tan x आ गया। अब ये देखो ध्यान से, जब भी आप ये कर भी देते हो ना, आपको वापस से चेक करना है कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होने चाहिए। फिर कोसेक, साइन, कॉस और सेक बचा है ना, वो सारे नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है जी, तो चलो एक प्लेयर बचा है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। कौन सा प्लेयर बचा है? वो है सेक। तो यहाँ पर हम कहेंगे दैट सेक x इज इक्वल टू 1/cos x दैट इज इक्वल टू -5/3। तो 6 के 6 प्लेयर हमने निकाल दिए और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो सेक भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, साइन कोसेक भी नेगेटिव, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव थे। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें सॉल्व करते हो और ये कॉन्सेप्ट्स के आप इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगता है आपको इन एंड आउट सब कुछ समझ में आ गया आज की क्लास में। ये हमारे बेसिक्स ऑफ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमने ये टेबल जाना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया है। और फिर ये ऑब्जर्वेशन से कुछ बात से बातें बनी और कुछ नोट भी हमने देख लिया। इस नोट को बाय हार्ट करने के पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। फिर डोमेन एंड रेंज देखने के बाद हम फाइनली गए थे एग्जाम्पल्स पर, और ये हमारी कहानी हो जाती है समाप्त। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को समझते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। ये लेक्चर हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर ऑल दी चैप्टर्स। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कोई भी चीज़ ले लो, उसके अंदर जब कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए। और वो कहाँ से पता चलेगी? आज की क्लास से पता चलेगी। सो हाईली इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। पहले हम फॉर्मूलाज को देखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला पॉइंट है साइन ऑफ -x क्या होता है? साइन ऑफ -x इज माइनस साइन एक्स और कॉज ऑफ -x इज पॉजिटिव कॉज x। अब जायज़ सी बात है सर, आपने दो ही प्लेयर के लिए लिखा है। अब मुझे बताइए सेक, कोसेक, कॉट, टैन के लिए क्या होगा? तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। साइन का भाई कौन है? सर साइन का भाई कोसेक है। तो जो साइन फॉलो कर रहा है कोसेक भी फॉलो करेगा, यानी कोसेक ऑफ -x बन जाएगा माइनस कोसेक x। सिमिलरली कॉस का भाई कौन है? सेक। तो जो कॉस फॉलो कर रहा है वो सेक भी करेगा। सो सेक ऑफ -x इज पॉजिटिव सेक x। इजी। अब रही बात टैन और कॉट की, अगर टैन के बारे में चीज़ पता चल जाए तो कॉट तो उसी को फॉलो करेगा। ठीक है जी। अच्छा, टैन क्या चीज़ फॉलो करेगा? आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा tan ऑफ -x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस tan x। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि tan ऑफ -x इज माइनस tan x। वही कॉट में भी होगा, कॉट ऑफ -x इज माइनस कॉट x। इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला को समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? cos ऑफ x प्लस वाई इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y। cos ऑफ x माइनस वाई इज व्हाट? cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अच्छा, इसको याद कैसे रखें? याद रखने की एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, ध्यान से देखना। इसको कंबाइंड तरीके से याद रख सकते हो। देखो, cos ऑफ a प्लस माइनस b, कभी प्लस होता है तो कभी माइनस होता है, राइट? बट फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट ये है कि पहले कॉस के प्लेयर्स लिखो, कॉस ए कॉस बी, फिर साइन के प्लेयर्स लिखो, साइन ए साइन बी। अब रही बात अंदर के साइन की, अगर प्लस है जैसे x प्लस वाई तो इसका ऑपोजिट साइन बीच में आता है। अगर माइनस है तो उसका ऑपोजिट साइन बीच में आता है। देखो अब आप समझे, अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस होगा, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा तो एक्सपांशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ईजी है। तो बाय हार्ट कैसे रखना है, चीज़ों को याद कैसे रखना है, वो भी मैं आपको सिखाते हुए आगे चलूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इन चीज़ों को समझते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि ये कई बार हमारे कैलकुलेशंस में आने वाले हैं।
कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज पॉजिटिव साइन एक्स, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज पॉजिटिव कॉज एक्स। अब इनको याद कैसे रखें? इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर जब भी पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, अगर कभी भी ऐसा आता है ना, तो फिर कॉम्प्लीमेंट चीज़ें होती है। सर कॉम्प्लीमेंट चीज़ें यानी कॉज रिप्लेस हो जाता है साइन से। सर अगर कोसेक होता तो कोसेक रिप्लेस हो जाता सेक से। सर अगर टैन होता तो टैन रिप्लेस हो जाता कॉट से। तो याद रखना क्या कहा मैंने कि पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, जब ऐसे एंगल्स हो तो कॉम्प्लीमेंट लॉजिक लगता है। और कॉम्प्लीमेंट कैसे है? ऐसे है। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो अब आते हैं यहाँ पर और चीज़ों को देखते हैं। तो दो स्टेप प्रोसेस है। पहला क्या है? कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट लिखो। कॉज का कॉम्प्लीमेंट कौन है? साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा। इजी। अब दूसरी बात, पॉजिटिव साइन एक्स है या नेगेटिव साइन एक्स है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ASTC का कॉन्सेप्ट दिया था, बस उसी को याद करो। ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस, राइट। तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? सर ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन एक्स। इजी। चलो अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, पहला स्टेप कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पाई बाई टू माइनस दिखा हमको। सो पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, तो हमारा कॉज एक्स आ गया। अब पॉजिटिव कॉज एक्स है या नेगेटिव कॉज एक्स है, ये कैसे पता लगाए? देखो जी, पाई बाई टू माइनस एक्स यानी आप कहाँ पर हो? सर पाई बाई टू माइनस एक्स यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो भी पॉजिटिव कॉज एक्स। ईजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे और फॉर्मूलाज को समझते हैं। बाय हार्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक समझिए, पैटर्न समझिए, बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट नंबर 4 है। अब कॉस A प्लस माइनस बी का वर्जन देखा तो साइन का भी देखना पड़ेगा। सो साइन ऑफ x प्लस वाई इज साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई इज साइन एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स साइन वाई। अगर इसको क्लब करके याद रखना हो तो ये साइन है ना, सीधा साधा प्लेयर है, साइन सीधा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ A प्लस माइनस बी, अगर ऐसा है तो जो साइन है वही है ना, प्लस माइनस है, प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस ही, चेंज नहीं करता। हाँ, अंदर का जो पैटर्न है वो देखना। पैटर्न ये है कि पहले साइन A कॉस B, फिर उसके बाद साइन B कॉस A, बस एंगल सबको जाएगा। पहले साइन के पास A गया तो बाद में साइन के पास B भी जाएगा, कॉस के पास पहले B गया तो बाद में A भी जाएगा। बस इतनी सी बात है। आई गेस अब आपको याद रखने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको वापस से समझते हैं। प्रीवियस वाले में पाई बाई टू माइनस एक्स देख लिया। अब जाहिर सी बात है दिमाग में आ रहा होगा पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, इन सभी में क्या करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स जब वर्जन होता है तब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर वापस से वो प्लेयर्स आ गए, ध्यान से देखो, पाई बाई टू प्लस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई टू प्लस एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट लिख लो, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, लिख लिया। अब साइन की बारी, पॉजिटिव साइन नेगेटिव है ना, तो क्या आना चाहिए? अब वो जानने के लिए यहाँ पर फोकस करना कि पाई बाई टू प्लस एक्स, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, है ना, ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू प्लस एक्स करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट तो आपने किया है ना, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन तो किया, बट क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए वो नेगेटिव का साइन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लियर है बात? अगर बात क्लियर है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉस। अब पॉजिटिव कॉस या नेगेटिव कॉस, इस पर अगर चर्चा करनी है तो अगेन हम जाएंगे ये ASTC पर और पूछेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स कहाँ पर है। सर हम सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई बाई टू प्लस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका जो आंसर है उसमें हमने पॉजिटिव कॉस रखा है। आप देख पा रहे हो, पॉजिटिव कॉस रखा है। ईजी। चलिए तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखना, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा लॉजिक है। अब देखो पाई बाई टू, मैंने क्या कहा था आपसे, पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स जब भी दिखाई दे तो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉजिक यूज होता है। पर अगर ऐसा ना हो और हो जाए पाई प्लस माइनस एक्स या एन पाई प्लस माइनस एक्स, तो जैसा है वैसा ही, है ना, डिट्टो, जैसा है वैसा ही। अब ये क्या है डिट्टो जी, मैं बता देता हूँ। देखो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स तो कॉस है तो कॉस ही, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन है तो साइन ही, चेंज नहीं होगा, जो है वही। हाँ, अब इसमें पॉजिटिव कॉस एक्स या नेगेटिव कॉस एक्स, इधर पॉजिटिव साइन एक्स या नेगेटिव साइन एक्स, उस पर चर्चा करते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉजिक वही है ASTC। अब चेक करो,
इसमें कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स आपने कह दिया, डिट्टो वाला लॉजिक जैसा है वैसा ही, तो कॉज एक्स तो आ गया। अब पाई माइनस एक्स यानी आप कहाँ पर हो, ये रहा पाई, पाई माइनस एक्स करोगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, साइन है पॉजिटिव। इधर कौन बैठा है, कॉस बैठा है। कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दिया, ईजी। वही आप नीचे वाले फॉर्मूला के लिए चेक करो, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज, सर ये डिट्टो वाला लॉजिक क्योंकि एन पाई प्लस माइनस एक्स का फॉर्मेट है, हाँ तो साइन का साइन ही है ना। अब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो जानने के लिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो पॉजिटिव है जी, साइन तो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव है जी। इजी इजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला को समझते हैं। बस आज के क्लास में मेजॉरिटी हम फॉर्मूला समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, ठीक है। कितने फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा नहीं, है ना, नहीं तो पहले ही डर जाओगे, अरे सर जी इतने सारे फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला नंबर 6 पर फोकस करो आप। सर जी ये फॉर्मूला, ये अगेन वो एन पाई प्लस माइनस एक्स का वर्जन वाला है। अगर ऐसा है तो कॉस का कॉस, साइन का साइन, कॉस का कॉस, साइन का साइन, कॉम्प्लीमेंट हुआ नहीं, ये बात क्लियर। हाँ अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा सिंबल रखना है इस पर चर्चा करना है, तो ये लो ASTC, है ना। और ये हमारा पाई बाई 2, बट इधर पाई बाई 2 नहीं, पाई और 2 पाई का खेला है ना, तो ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई। चलो पहले वाले को देखते हैं, कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स, तो कॉज एक्स रहेगा, बट पॉजिटिव है या नेगेटिव ये जानने के लिए एंगल कह रहा है पाई प्लस एक्स। जब पाई प्लस एक्स कह रहे हो तो प्लस एक्स करने पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव होना चाहिए। क्या नेगेटिव आंसर आपको मिला, नेगेटिव कॉज एक्स? यस सर जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन एक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल, ये समझने के लिए अगेन पाई प्लस एक्स किधर आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए सर जी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, साइन को नेगेटिव होना है। तो देखो यार नेगेटिव साइन एक्स आ गया। अच्छा यहाँ पर फोकस करो, कॉज ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, सर डिट्टो वाला लॉजिक कॉज एक्स आएगा, पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा ये जानने के लिए 2 पाई माइनस एक्स किधर आते हैं, सर 2 पाई माइनस एक्स नीचू आते हैं, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, हाँ तो इधर कॉज ही तो है, तो कॉज पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव आंसर। अच्छा नीचे वाले में क्या होगा फिर, सर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, डिट्टो लॉजिक साइन एक्स। पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल जानने के लिए एंगल को देखिए, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। हम किससे डील कर रहे हैं, साइन से, तो सिंबल क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो आ गया नेगेटिव, हो गई बात खत्म, डन एंड डस्टेड। समझ में आया? तो देखा आपने, मैंने ज़्यादा कुछ बाय हार्ट नहीं किया है, सिंपल सा लॉजिक रखा है। क्या लॉजिक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब भी हमारे एंगल्स के अंदर एन पाई, जहाँ पर एन इंटीजर होना चाहिए है ना, एन पाई प्लस माइनस एक्स हो, तो हमने यूज़ किया डिट्टो लॉजिक। पर हमारे इसमें जब आया एन पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, तो हमने क्या यूज़ किया जी, सर हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉजिक। अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट लॉजिक हमने यूज़ किया। कॉम्प्लीमेंट के अंदर कैसे कॉम्प्लीमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि साइन और कॉस ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर बाद में अगर हम देखें तो टैन और कॉट ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर सेक एंड कोसेक ये कॉम्प्लीमेंट है, और मैंने थोड़े थोड़े यहाँ पर लिख दिए हैं, साइन कॉज वाले सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं और फॉर्मूलाज को जान सकते हैं। अब ये है फॉर्मूला नंबर 7, इफ़ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन टैन ऑफ एक्स प्लस वाई इज टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट फॉर्मूला पर सवाल पूछ लेते हैं, तो कई बार इनडायरेक्ट वे से पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो ये याद कैसे रखना है, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये तो सिंपल है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो पहले बांट लो। कैसे बांटा, टैन एक्स टैन वाई, जो साइन है वही, तो न्यूमरेटर आ गया ना टैन एक्स प्लस टैन वाई। डिनोमिनेटर कैसे होगा, डिनोमिनेटर में फिर 1 माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाता है, सो 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। अब जाहिर सी बात है सर, प्लस की जगह माइनस रखे तो क्या होगा, माइनस प्लस, बस इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। चेक कर लो, टैन ऑफ एक्स माइनस वाई, कद्दू कटा सब में बटा, टैन एक्स माइनस टैन वाई, न्यूमरेटर आ गया, माइनस का प्लस हो गया, सो 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। अच्छा नोट करने वाली बात क्या मालूम है, नोट करने वाली बात है कि हमारे एंगल जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यहाँ पर होना नहीं चाहिए। पर ऐसा क्यों सर जी, दिमाग लगाओ ना, कि अगर
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू यानी 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल पाई बाई टू एंगल है। अगर x प्लस वाई का वैल्यू पाई बाई टू है तो tan ऑफ पाई बाई टू कितना होता है? सर नॉट डिफाइन होता है। जब नॉट डिफाइन है तो फॉर्मूला कैसे डिफाइन होगा? इसलिए एग्जामिनर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर यानी फॉर्मूला जो है वो कह रहा है। चलिए सिमिलरली यहाँ पर भी x माइनस वाई ये एंगल है और tan ऑफ पाई बाई टू जब भी एंगल आ जाता है नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना नहीं चाहिए, है ना। वैसे tan x वाले के लिए भी है, tan y वाले के लिए भी है, इसलिए तीनों एंगल रखा है x y x माइनस वाई, इस वाले में x y x प्लस वाई। tan के एंगल में पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू ऐसे वैल्यूज़ आने नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं। अब tan हो गया तो cot की बारी। cot ऑफ x प्लस वाई कितना है? अब ध्यान से देखना, ये रेसिप्रोकल वाली कहानी है ना। हाँ तो इसमें कद्दू कटा तो क्या बटा? cot x प्लस कॉट वाई हमको नीचे दिखाई दे रहा है, फिर उसका उल्टा ऊपर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था ना, है ना। कद्दू कटा फिर बाद में उल्टा हुआ था, 1 प्लस हो गया था। अब इधर वैसा है cot x cot y माइनस 1। अगेन कॉट कहाँ पर नॉट मतलब नॉट डिफाइंड होता है? सर ये 1 बाई tan x होता है ना। तो अब उस प्रकार से अगर हम देखें तो cot 0 हो जाएगा 1 बाई tan 0 यानी 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। वैसे ही पाई पर भी इस प्रकार से ही होगा। हाँ जी, तो 0 पाई ऐसे अगर मल्टीपल्स में चलोगे, वही मैंने लिखा है कि अगर x y x प्लस वाई अगर ये मल्टीपल हो गए ना पाई के, तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए नन ऑफ द एंगल शुड बी दैट, है ना। प्रीवियस इसमें भी मैंने कहा था कि पाई बाई टू के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए थे tan के लिए, तो इधर कॉट के लिए पाई के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। फिर ये फॉर्मूला है वही माइनस के लिए, ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो याद रखने हैं, कब ये फॉर्मूला वर्क करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहाँ जहाँ पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, सिंप्लीफिकेशंस इन्वॉल्व है, सभी जगह काम आते हैं, ठीक है। और ये एक एक फॉर्मूला, ऐसा मत सोचना कि बस एक बार कर ले तो चल जाएगा, ये एक एक फॉर्मूला सब जगह काम आते हैं। जैसे cot 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cot 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी कह सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी कह सकते हैं, या फिर आप कह लो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। वही साइन 2x के लिए भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 sin x cos x, इसको रिडक्शन फॉर्मूला कहते हैं। या फिर आप tan के टर्म्स में कहना चाहते हो तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, प्रोवाइडेड tan x हमारा नॉट डिफाइन ना हो जाए। इसलिए x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई टू, क्योंकि इन वैल्यूज़ पर ही तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए x को वो वैल्यूज़ नहीं रखना चाहिए। ईजी। फिर हमारे पास है ये 11th पॉइंट, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगेन tan की वैल्यूज़ नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब ये इक्वेशन वैलिड है। फिर हमारा 12th फॉर्मूला है sin 3x cos 3x tan 3x, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो sin 3x कैसा है? 3 बाहर निकलता है, 3 sin x बन जाता है, फिर ये 3 पावर में चढ़ जाता है तो sin क्यूब x, बट 3 के आगे एक कदम 4 और बीच में माइनस। cos 3x का थोड़ा उल्टा ही वर्जन है, ये इधर बीच में माइनस ही है, बस अब साइन को रिप्लेस कर दो, cos से आ गया। देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का क्या है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। जहाँ पर tan की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, वो इन वाले में नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 13 फॉर्मूला सम एंड डिफरेंस मैंने कहा था, तो देखो ये आ गया, ये 4 फॉर्मूलाज और इसी के रिलेटेड ये और भाई 4। तो देखो ये भाईचारे कैसे याद रखे, है ना। cos x प्लस cos y इज 2 cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2। अब cos x माइनस cos y आ गया, तो अब क्योंकि माइनस आ गया तो कहानी अब सारी साइन में रहेगी, तो देख सकते हो -2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब ये साइन x प्लस साइन वाई जब भी आता है या साइन x माइनस साइन वाई, इनका साइन और कॉस दोनों का मिक्सचर रहता है, ठीक है। कॉस में एकदम स्ट्रिक्ट है, एक ही वैरायटी मिलेगी। अगर cos x प्लस cos y है तो आंसर में सभी cos x माइनस cos y है तो आंसर में सभी साइन। पर अगर साइन x प्लस साइन y है या साइन x माइनस साइन y है तो साइन एंड कॉस हमारे आंसर्स में रहेंगे। अब कैसे क्या रहेंगे वो देखिएगा। साइन x प्लस साइन वाई इज 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ईजी है। अच्छा, साइन x माइनस साइन वाई में आपको एक स्पेशल केयर करना है, ठीक है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉस पहले आ जाता है, वो सम वाला जो है ना वो इधर आ जाता है कॉस के पास, 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, और फिर नेगेशन वाला है साइन में चला जाता है, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। बस इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल केयर, बाकी तो ईजी है जनाब, इतना कोई कठिन मामला नहीं है। अच्छा, इसी को अदर वे राउंड, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपके पास जब भी कॉस की सीरीज आती है तो कॉस समथिंग प्लस कॉस समथिंग ऐसा होता है ना, तो वही आंसर है। जब कंप्लीटली साइन की सीरीज आती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर साइन होना चाहिए, ये किसने लिख दिया है कॉस, यहाँ पर 2 साइन एक्स साइन वाई होना चाहिए। जब 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाता है तो कॉज ऑफ समथिंग माइनस कॉज ऑफ समथिंग, जब साइन कॉज है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, तो वही लॉजिक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से याद रखना है, 2 कॉज एक्स कॉज वाई इज कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉज एक्स माइनस वाई। अगर माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई है तो कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई। अब जो नीचे के दो है ना, मैं इस प्रकार से याद नहीं रखता, तो आपको भी इस प्रकार से याद नहीं रखना है। बेटर कहना है कि जब भी 2 साइन ए कॉस बी हमें दिखाई दे तो हम सीधा कह देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अरे तो सर ये सेकेंड वाले में तो नेगेटिव था, ये कैसे आएगा, ये इसी में आ जाता है, आपको चेक करना है, आप कर सकते हो। अब आप क्या करो मालूम है, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके चेक कर लो। अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट करता कि 2 साइन ए कॉस बी, तो मैं कैसे लिखता उसको, मैं लिखता उसको 2 साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना, मतलब सॉरी 2 तो नहीं आता, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे ही आता, साइन ऑफ ए माइनस बी, इस प्रकार से। तो साइन ऑफ वाई माइनस एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, साइन ऑफ वाई माइनस एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर ही आ जाएगा, और वो माइनस बाहर आ करके इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। देखा आपने, तो याद रखिएगा क्या कहा मैंने सिंपल टर्म्स में, 2 साइन ए कॉस बी जब भी दिखाई दे आंख बंद करके लिख दो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। वो नेगेटिव बीच में आएगा या नहीं उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली टेक डाउन हो जाएगा, वो टेक केयर हो जाएगा बाय द कैलकुलेशंस, इजी। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज को देख सकते हैं, और ये रहा आपके सामने, बस इतना ही है, 14 फॉर्मूलाज ही है, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल है। हाँ, अब एग्जाम्पल में वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल है, तो एक एक करके हम देखेंगे अब। तो एग्जाम्पल 1 आपके स्क्रीन के सामने, 3 साइन ऑफ पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इंटू कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले तो एक एक करके टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, तब जा करके आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम साइन पाई बाई 6 को देखें तो साइन पाई बाई 6 यानी कितना हो गया, बेसिकली ये हो गया साइन 180 बाई 6, तो होता है 30, साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है जी, टेबल मैंने आपको कहा था कि बाई हार्ट करना है, तो इसकी वैल्यू होती है हाफ। नेक्स्ट है हमारे पास सेक ऑफ पाई बाई 3। अब सेक का टेबल तो मैंने कहा था नहीं भी बांटो तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसको कॉस के टर्म्स में कह सकते हैं, तो इसको 1 बाई कॉस कह देंगे। पाई बाई 3 यानी 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री। तो बताइए कॉस 60 डिग्री कितना होता है। कॉस 60 डिग्री को आप साइन का उल्टा भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा है ना, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 60 यानी साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी हाफ हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हो। अगर ऐसा नहीं कहना है तो टेबल अगर आपने याद रखा है तो वहाँ से भी आंसर बता सकते हो। तो ये अगर हाफ हो गया तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, 1 बाई हाफ विच इज़ 2, ठीक है। तो ये हो गया 2। फिर कौन से टर्म्स है हमारे पास जी, सर हमारे पास है साइन ऑफ 5 पाई बाई 6। इसको कैसे सॉल्व करें, क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 को, एक तो कैलकुलेटर से भी आंसर आता है, बट अगर कैलकुलेटर ना हो एग्जाम्स में तो क्या करोगे, तो इसको हम कहेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। देखो जी क्या कह सकते हैं, 5 पाई बाई 6 को पाई माइनस पाई बाई 6, हाँ जी। अच्छा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 क्या कहा था, डिट्टो लॉजिक, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब साइन का साइन ही रहेगा और ये पाई बाई 6 इसके पास चला जाएगा, ठीक है। पर पॉजिटिव सिंबल रखे या नेगेटिव सिंबल रखे, ये है समस्या। ये समस्या सुलझाने के लिए ASTC वाला लॉजिक, और चेक करो पाई माइनस पाई बाई 6 कहाँ पर आता है, सर पाई माइनस पाई बाई 6 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और वहाँ पर साइन पॉजिटिव है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो ये वाली पॉजिटिव साइन पाई बाई 6 की आंसर बन जाएगी, यानी ये ऊपर ही निकाला है, ये हाफ हो जाएगा, डन। और फाइनली हमारे पास कौन है, कॉट का प्लेयर है, चलो उसको भी देख लेते हैं जी, इधर ही निपटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉट का टेबल तो बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि टैन अगर याद हो जाए तो कॉट भी निकल आ जाए, क्योंकि 1 अपॉन टैन हो जाता है, ये कॉट थीटा इज़ 1 अपॉन टैन थीटा।
चल, तो tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री होता है 1, सो 1/1 दी आंसर इज 1। सारे प्लेयर्स आ गए, उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर नाउ दी आंसर इज, लेट मी कॉपी दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक एक करके करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3, साइन ऑफ पाई बाई 6 हमारा था हाफ, सेक पाई बाई 3 हमारा था 2, और ये 4 साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 आ गया था हाफ, कॉट पाई बाई 4 आ गया था 1। तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है? सर जी यहाँ पर हमको कहना पड़ेगा कि बेस हमारा 2 है, न्यूमरेटर है 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 4। तो बेसिकली ये 2/2 आ रहा है विच इज़ 1 एंड डन एंड डस्टेड। आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनाने कैसे। कुछ डायरेक्ट होते हैं कि टेबल जो आपने पढ़ा है उसी से, कुछ है कि टेबल में अगर नहीं भी पढ़ा है तो ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ है जिसमें आपको वर्कआउट करना पड़ता है तब जा करके आंसर आता है, और अगर कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट पुट करोगे तब भी आ जाएगा, बट मेजॉरिटी टाइम्स कैलकुलेटर मिलते नहीं है तो आपको ऐसे ही जाना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर जी साइन 15 डिग्री तो पता नहीं, आपने तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 पर चर्चा की, इस पर तो नहीं की। हाँ जी, इस पर चर्चा मैंने नहीं की है, पर अब आपको दिमाग लगाना है दैट हाउ टू गेट दिस वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। सर है ना, प्रीवियस स्लाइड में आपने हमको कुछ साइन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में चर्चा किया था आपने। ये देखो सर जी, देखो ये क्या साइन 15 डिग्री इसके मदद से निकाला जा सकता है? सोचो 15 कैसे आता है? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री। तो यूज़ करो ना फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज। इतना डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, और भी है ना, ये तो मैं अभी भी आपको लेवल 1 ही करवा रहा हूँ जिसमें आपने एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला देखा है। जब आप एडवांस के लिए पढ़ाई करोगे तो और भी ऐसे इनडायरेक्ट आपको सोचने और खोजने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमारा जो साइन 15 डिग्री है उसको हम कह सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो अब एक्सपांड किया जा सकता है और लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ ए माइनस बी। सर जी ने कहा था साइन सीधा आदमी है, तो सबसे पहले साइन ए कॉस बी, फिर जो साइन है वही, सो माइनस साइन 30 कॉस 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पर हम अब कहेंगे बेस तो सेम हो गया, न्यूमरेटर √3 - 1, बेस है 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया √3 - 1 अपॉन 2√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, tan 13 पाई डिवाइड बाई 12। अब ये कैसे करोगे? सर ये तो कोई स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला नहीं है, अब हम क्या करें? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मुझे भी पता है, तो अब आपको दिमाग लगाना है अगेन। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि सर इतना सब सॉल्व क्यों करना, कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सही है, पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो तब क्या करोगे? तब तो कैलकुलेटर नहीं मिलता है। तब सर जी ट्रिग्नोमेट्री आपने फॉर्मूलाज दिए हैं, कहीं ना कहीं वो यूज़ करके ये आंसर बताना है, तो करिए यूज़ और बताइए आंसर। तो सर जी क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्या हम इस tan ऑफ 13 पाई डिवाइड बाई 12 को इस प्रकार से कह सकते हैं, tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12? चेक कर लो, ये क्यों किया है? ताकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से। जब ये हो जाए तब वो हम सम या डिफरेंस वाला जो आपको गणित दिया है, बड़ा सा फॉर्मूला दिया है, वो यूज़ कर सके। तो क्या अब ये वाले फॉर्मेट में हम पहुंचने वाले हैं? हाँ, ऐसे करके सर जी आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा बताना tan ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? सर डिट्टो होता है पहले तो tan ऑफ पाई बाई 12। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर ये जानने के लिए ASTC कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, ये लो ASTC। पाई प्लस पाई बाई 2 किधर आ गए? सर ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ये लो जी थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव tan पाई बाई 12। क्या न्यूमरेटर अब छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है? हाँ सर जी हो चुका है। तो अब क्या करें? ये भी तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमने टेबल बाय कर रखा है और वो टेबल में से आ जाएगा, ये तो टेबल का तो वैल्यू नहीं है। अब क्या करें? सर जी टेबल का तो वैल्यू नहीं है, पर लेकर आ सकते टेबल के वैल्यू से।
कैसे? अगर हम सर जी इसको लिख दे tan ऑफ पाई बाई 12 को पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो अगर ऐसा लिख दे तो अब हम कह सकते हैं tan ऑफ a माइनस बी, सर जी ने दिया है tan a माइनस tan b, क्योंकि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, फिर डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। देखो इजी। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको दिया है वो इस्तेमाल करते जाना है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से यूज करोगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पर हमको मिल रहा है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। अब tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है 1, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये भी हो गया 1/√3। तो बेसिकली अगर √3 से मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आंसर कितना आ रहा है? √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। अब इसके आगे यहाँ पर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, पर एक सज्जन इंसान वही होता है जो डिनोमिनेटर में ये रूट वाली टर्म्स ना रखे। सर ये रूट हटाना है आपको, तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 से और डिवाइड भी कर लो इस टर्म से, ताकि नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, यानी 3 माइनस 1 2 हो जाए, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। चलो डिनोमिनेटर हमारा हो गया 2। न्यूमरेटर की बारी। न्यूमरेटर सर जी ये √3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर है, √3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर है, सो √3 स्क्वायर 3 हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो ये 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 √3 ये बच रहा है जी, 4 माइनस 2 √3 न्यूमरेटर में ये आ रहा है। चलो 4 माइनस 2 √3, अब 2 ऊपर नीचे सबसे कटेगा, बचेगा 2 माइनस √3, ये हमारा फाइनल आंसर है। कई बार जो IIT एडवांस के स्टूडेंट्स होते हैं इसको भी बाय आउट करके रखते हैं। किसको? इसको नहीं, है ना, इसको। tan ऑफ पाई बाई 12 का आंसर है 2 माइनस √3, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई को प्रूफ कीजिए कि ये बराबर है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y से। तो चलिए प्रूफ करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है जी। सबसे पहले LHS क्या हमारा? साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई। तो सर जी ने क्या कहा था कि साइन तो सीधा आदमी है जी, है ना, जो साइन है वही रहेगा, जो सिंबल है वही रहेगा। तो चलिए जी, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y डिवाइड बाय हमारे पास है साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब आगे कैसे बढ़ोगे? देखो आगे बढ़ने के लिए अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि RHS के बराबर आ जाए, और हम देख पा रहे हैं कि ये वाले टर्म में कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि tan x आ जाए, ये कट जाए, है ना, ये कटना भी चाहिए, tan आना भी चाहिए। तो किससे डिवाइड करोगे? cos x cos y से डिवाइड कर ले, ताकि जब cos x cos y से डिवाइड किया ना तो ये sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, और वो cos y इधर से कट जाएगा। फिर बाकी का भी देख लेते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो कारनामे हम करते हैं जो अभी मैंने आपको सिखाए। क्या कारनामे सिखाए? डिवाइड करो थ्रू आउट बाई cos x cos y और चेक करो क्या हो रहा है। ये ट्रायल एंड एरर है, कभी चल भी जाता है कभी नहीं भी चलता। नहीं चल रही है तो कुछ और ट्राई करेंगे, चल गया तो फिर तो आंसर आ जाएगा। तो ये sin x बाई cos x हो गया tan x, cos y कट गया। चलो आगे बढ़ गए हम, cos x कट गया, sin y बाई cos y ये हो गया tan y, ठीक है, tan y। चलिए अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या कट रहा है? cos y कट रहा है, sin x बाई cos x बन रहा है tan x। फिर माइनस, अगर इन दोनों को देखें तो cos x कट रहा है, sin y बाई cos y बन रहा है tan y, ठीक है जी, बन रहा है tan y। क्या यही इनको चाहिए था? क्या यही इनको प्रूफ करवाना था कि tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y? हाँ जी, तो हो गया। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है बात तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एक करके सभी सॉल्व करना है, ठीक है। ये लो, ये थोड़ा सा अतरंगी है क्योंकि
tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan। अब ये मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्शन में सर ये कैसे जाएंगे हम, सोचिए कैसे जाओगे। क्या कुछ आपने ऐसे देखा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो और सब्ट्रैक्शन की थोड़ी सी उम्मीद हो, या एडिशन, ताकि जब LHS में चले जाए तब सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी दिखाई दे। हाँ सर जी, ऐसा कुछ आपने बताया था फॉर्मूला में, है ना, tan ऑफ a प्लस बी, कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है। अच्छा, अगर आपको याद है वो चीज़ तो बताना कैसे यहाँ पर यूज़ करोगे। तो हम ये कहेंगे सर जी कि tan 3x जो है वो बनता है बेसिकली tan ऑफ 2x प्लस एक्स से। तो ये आ गया आपका tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट। अब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x tan x। चलो ये भी ठीक है, ये tan 3x। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला प्लेयर जो है, अब ये वाला प्लेयर LHS में मल्टीप्लाई होगा। जब LHS में मल्टीप्लाई होगा tan 3x सभी से मल्टीप्लाई होगा। सो tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x दैट इज इक्वल टू, RHS में बस इतना ही रहेगा, विच इज tan 2x प्लस tan x। ईजी। अब ईजी तो अगर रीअरेंज करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। अब लेट अस सी रीअरेंज करने पर आंसर आता है या नहीं। सबसे पहले तो हम इस प्लेयर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। अगर उस प्लेयर को राइट हैंड साइड में भेजा तो LHS में आ गया माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x दैट इज इक्वल टू माइनस tan 3x पॉजिटिव tan 2x प्लस tan x। अब एक काम करो, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो ताकि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x दैट इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात भी आपके लिए क्लियर हो गई कि हमने प्रूव कर दिया है यस LHS इज इक्वल टू RHS बाय सिंपल मैनिपुलेशंस। ओके, अगर आप ये मैनिपुलेशन सीख जाते हो तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल आप बना सकते हो, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल 6 नाउ। एग्जाम्पल 6 cos ऑफ π/4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। प्रूफ करके बताओ इसको। एग्जाम्पल 6 अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं, सर जी हमने आपसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos a प्लस cos b इज 2 टाइम्स cos a प्लस b/2 इंटू cos ऑफ a माइनस b/2। तो यूज़ कर लो वो कॉन्सेप्ट। तो कह दो यहाँ पर 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b/2, उसके बाद cos ऑफ a माइनस b। अब इसका माइनस जब करोगे तो माइनस π/2 प्लस एक्स आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस π/2 प्लस एक्स। ठीक है, बाई 2 यही आ रहा है जी। और अगर यही आ रहा है तो अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना, x माइनस एक्स कट गया, π/4 माइनस π/4 कट गया, क्या चीज़ें बच गई है जी। तो यहाँ पर 2 टाइम्स cos ऑफ π/4 प्लस π/4/2 विच इज़ π/4 ओनली। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो cos ऑफ x प्लस x/2 विच इज़ cos x ओनली। तो यहाँ पर 2 टाइम्स cos ऑफ π/4 1/√2 होता है जी, और cos x तो cos x ही है। 2 को हम √2 इंटू √2 कह सकते हैं, एक एक √2 ऊपर नीचे से काट सकते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा √2 cos x। डन एंड डस्टेड। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। जैसे यहाँ पर सम वाला एग्जाम्पल हो गया, और फिर यहाँ पर tan का एक्सपांशन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो मैनिपुलेशन एंड साइन का एक्सपांशन, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स एंड देन एक्सपांशन tan ऑफ a माइनस बी का यूज़ किया गया था। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक्सपांशन का यूज़ किया गया था, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन था, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये तो कुछ सीधे साधे एग्जाम्पल थे जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास एंड मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, यानी नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।